नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं रिफंड अंडर जीएसटी चैप्टर, जो काफी सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है चैप्टर, लेकिन आपके लिए बिल्कुल आसान मक्खन मलाई बना देंगे इस चैप्टर को। आप बस ये रिवीजन ध्यान से देख लेना, आपको ये रिफंड चैप्टर बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन रिफंड अंडर जीएसटी चैप्टर का। तो यहां पे सबसे पहले वो केसेस देखते हैं, कौन कौन से केसेस में आपको गवर्नमेंट रिफंड देती है, उसकी बात अपन करेंगे। सबसे पहले केसेस वेयर रिफंड इज परमिशेबल। तो बात करें सबसे पहले, अगर आप कोई जीरो रेटेड सप्लाई करते हो तो जीरो रेटेड सप्लाई में हमने दो केसेस पढ़े थे। एक तो था ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी और एक हमने पढ़ा था विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी जब हम जीरो रेटेड सप्लाई करते थे तो जो हम सेल के ऊपर टैक्स पे करते थे उसका हमें रिफंड मिलता था, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड। और जब हम जीरो रेटेड सप्लाई करते थे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जब हम जीरो रेटेड सप्लाई करते थे तो हमारे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो एक्यूमुलेट हो जाता था और उस एक्यूमुलेटेड आईटीसी का हमें क्या मिलने वाला है, यहां पे रिफंड मिलने वाला है। नॉर्मली जो आपके पास आईटीसी होता है उसका यूज आपको टैक्स पे करने में ही करना पड़ता है, लेकिन दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे आईटीसी का आपको रिफंड मिल जाता है। पहला केस हमने पढ़ा जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और दूसरा केसेस है सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। कई बार आपके इनपुट पे रेट जो होती है ना वो आउटवर्ड सप्लाई की रेट से ज्यादा होती है। मान लीजिए आपने जो इनपुट्स खरीदे वो 18% की रेट पे टैक्सेबल थे, आउटवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स था वो 5% था। तो सर जो आपने आईटीसी लिया ना वो आपके पास इकट्ठा होता जाएगा, आपका यूज ही नहीं हो पाएगा। तो जो इकट्ठा होता जाएगा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी होगा उसका आपको क्या दे दिया जाएगा, रिफंड दे दिया जाएगा। उसके अलावा सर जब आप डीम्ड एक्सपोर्ट करते हो तो उस केस में भी आपको रिफंड मिलता है। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगेन हम यहां पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस, सर हमने पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर पढ़ते टाइम पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस होता है जो गवर्नमेंट के पास हमारा एक खाता होता है पोर्टल पे। तो सर उसके अंदर अगर हम कुछ पैसा जमा करवाते हैं जिसका यूज हम लायबिलिटी को पे करने में कर सकते हैं, अगर उसके अंदर कोई बैलेंस पड़ा है तो वो भी हम गवर्नमेंट से वापस ले सकते हैं। उसके बाद सर आपने एडवांस रिसीव करा था, उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया था, लेकिन आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई, अब आपको एडवांस वापस करना पड़ेगा। तो सर जो टैक्स आपने गवर्नमेंट को पे किया था वो भी तो वापस मिलना चाहिए, तो ऐसे केस में भी आपको रिफंड मिल जाएगा। आपने किसी सप्लाई को इंट्रास्टेट सप्लाई मान के सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया, लेकिन वास्तव में वो इंट्रास्टेट सप्लाई थी और आपको आईजीएसटी पे करना था, तो अब आप आईजीएसटी पे कर देना और सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफंड ले लेना। रॉन्ग टाइप ऑफ जो टैक्स आपने कलेक्ट करके पे किया है उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा। मान लीजिए आपसे गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया था लेकिन आपने उसके अगेंस्ट अपील कर दी थी, तो जजमेंट डिक्री कोर्ट के ऑर्डर की वजह से आपको जो है टैक्स पेमेंट आ रहा है और आपको रिफंड आ रहा है, तो ऐसे केस में भी आपको रिफंड दे दिया जाएगा। आपने प्रोविजनल असेसमेंट किया था, ये हम आगे असेसमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद आपका असेसमेंट फाइनल हो गया, उसमें आपका टैक्स कम बना तो उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे आपको रिफंड मिलेगा। और बात करें तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एडवांस में टैक्स जमा करवा देते हैं गवर्नमेंट को, और मान लीजिए बाद में उतनी लायबिलिटी ही नहीं बनती तो बचा हुआ टैक्स क्या हो जाएगा, उन्हें वापस मिल जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जहां पे आपको रिफंड मिलता है टैक्सेस का। अब एक एक सिनेरियो को हम डिटेल पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे रिफंड मिलता है, लेकिन उससे पहले अपन एक एक सिनेरियो पे जाएं। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं जो सब जगह पे अप्लाई होने वाली हैं। ठीक है, कौन सी बातें, चलिए कॉमन पॉइंट्स अपन बात कर रहे हैं रिलेटेड टू रिफंड क्लेम्स। ध्यान रखना, जब भी आप गवर्नमेंट से रिफंड मांगने जाओगे तो चिंदी चीजों के लिए मत जाना। तो वहां पे बोल दिया 1000 रुपए पर टैक्स हेड आपका रिफंड बनता है तभी आप आना, वरना हमारे पास मत आना। मान लीजिए आपका सीजीएसटी में 900 रुपीज बनता है, एसजीएसटी में आपका 600 रुपीज बनता है, अब टोटल मिलाकर के तो 1000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन क्योंकि आपका पर टैक्स हेड 1000 रुपए से कम है तो ऐसे केस में भैया रिफंड मांगने मत जाना। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई बैलेंस पड़ा है तो वो भले 1000 रुपए से कम हो, अगर आपको रिफंड लेना है तो ले सकते हो भैया। आपका एक तरीके से बैंक अकाउंट है गवर्नमेंट के पास, उसमें से रिफंड आप कितना मर्जी ले सकते हो। दूसरी बात, रिफंड जब भी आपको लेना होगा
तो आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, दैट इज जीएसटी RFD 01 फॉर्म में होगी, और उस एप्लीकेशन में आपको रिफंड मांगना पड़ेगा। तो उस एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जब आप रिफंड मांगोगे। पहला, आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने हैं जिससे कि यह प्रूव किया जा सके कि आपका रिफंड बनता है, कि आपका रिफंड बनता है। और दूसरा, आपको प्रूव करना है कि जो रिफंड बनता है वो आप ही का बनता है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देना है टू प्रूव दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। इसका मतलब क्या है सर, समझना। मान लीजिए यहाँ पे एक आपने सप्लाई किया, मान लीजिए यहाँ पे एक्स नाम के बंदे ने वाई नाम के बंदे को सप्लाई किया 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर 18,000 जीएसटी था, तो टोटल बना 1,18,000, और इस वाई नाम के बंदे ने एक्स नाम के बंदे को 1,18,000 पेमेंट कर दिया। अब पता लगा कि सर ये जो टैक्स है ना, ये आपको रिफंड मिलने वाला है, तो एक्स नाम के बंदे ने इस रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया। तो सर ऐसे केस में आप एक बात समझो, यहां पे पैसा किसने पे किया, वाई ने पे किया, वाई ने टोटल 1,18,000 एक्स को पे कर दिया। इसका मतलब जो 18,000 रुपए का टैक्स लगा था वो किसकी जेब से गया था, वाई की जेब से गया था। लेकिन उसका अगर रिफंड एक्स ले लेगा तो क्या वो सही बात होगी? बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उसे बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट, कि खर्चा तो हो गया वाई का और उसका बेनिफिट ले लिया किसने, एक्स ने, उसे बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वहां पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो रिफंड आप क्लेम कर रहे हो वो रिफंड आप ही का बनता है। ये अगर आप प्रूव कर दोगे तब आपको जाकर के रिफंड मिलेगा। कैसे प्रूव करोगे सर? अगर आपका रिफंड 2 लाख रुपए तक का है तो आप खुद से सेल्फ सर्टिफाइड डिक्लेरेशन दे देना कि यहां पे कोई अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, रिफंड मेरा ही बनता है। अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा का रिफंड है तो ऐसे केस में आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमए से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उससे बुलवाना पड़ेगा कि भैया यहां पे कोई अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, सीएसीएमए सर्टिफाई करके देगा अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव नहीं करना होता। सो दोज आर कॉल्ड एक्सेप्शन टू अनजस्ट एनरिचमेंट। मतलब ये ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आप बर्डन किसी दूसरे को शिफ्ट करते ही नहीं हो। तो सर इसका मतलब आपने शिफ्ट नहीं किया, बर्डन आप ही के ऊपर है और आप ही रिफंड ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव नहीं करना। फॉर एग्जांपल कौन कौन से केसेस है सर? आपने जब एक्सपोर्ट किया तो मैंने आपको बताया था जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर अगर आप टैक्स पे भी कर रहे हो ना, तो टैक्स पे कर रहे हो आप अपनी पॉकेट से, आप सामने वाले बंदे से टैक्स नहीं लेते। तो ऐसे केस में आपने सामने वाले के ऊपर तो बर्डन शिफ्ट ही नहीं किया, तो यहां पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगेगा, आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, भले ही वो इन्वर्टर्स ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस हो या जीरो रेटेड सप्लाई का केस हो, सर इसके अंदर आपको रिफंड किस बात का मिल रहा है? जो आपने सामान खरीदा था उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया था। अब डेफिनेटली जो सामान आपने खरीदा है आपने ही टैक्स पे किया है, तो उसका बर्डन भी आप ही ने बोन किया है, तो आप ही को क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। यहां पे अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने एडवांस रिसीव किया था, वो पूरा एडवांस आपने सामने वाले को वापस कर दिया, इसका मतलब आपने सामने वाले से कोई टैक्स नहीं लिया। अब जो गवर्नमेंट को आपने जमा करवा रखा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। आपने रॉन्ग टाइप ऑफ टैक्स कलेक्ट कर दिया, सर सीजीएसटी एसजीएसटी जमा करवा दिया, जमा करवाना था आईजीएसटी, अब आप आईजीएसटी जमा करवा रहे हो तो सर सीजीएसटी एसजीएसटी का आपको रिफंड मिल जाएगा। यहां पे भी आपको अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक तरीके का बैंक अकाउंट है आपका गवर्नमेंट के साथ, उसमें पैसा आप ही ने जमा करवाया है तो आप ही को रिफंड मिलेगा, इसमें आपको अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव नहीं करना। या कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सर रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे वाले व्यक्ति को बर्डन ट्रांसफर कर सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन तो नहीं कर सकता। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रिफंड मांग रहा है तो सर वो उसी का बनता है, अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यहां केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको ना तो सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट देना है, ना ही आपको सीएसीएमए से सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि यहां पे अनजस्ट एनरिचमेंट होगा ही नहीं। उसके बाद जो रिफंड आपको अप्लाई करना है वो आपको 2 साल के अंदर अप्लाई करना है। तो रिफंड आपको एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, तो रेलेवेंट डेट क्या होगी उसकी हम बात करेंगे, लेकिन 2 साल के अंदर, उस रेलेवेंट डेट से 2 साल के अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से अगर आपको रिफंड लेना है तो आप कभी भी ले सकते हो,
लेकिन बाकी सब केसेस में आपको रेलेवेंट डेट से 2 साल के अंदर रिफंड लेना पड़ेगा। अब क्या रेलेवेंट डेट होगी, हर एक केस में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब गुड्स को आउट ऑफ इंडिया भेजना, तो ऐसे केस में जैसे ही वो इंडिया से बाहर जाएंगे वो आपके रेलेवेंट डेट हो जाएगी। अगर सी और एयर के माध्यम से जा रहे हैं तो जिस दिन वो शिप और एयरक्राफ्ट इंडिया से लीव करेगा, अगर लैंड के थ्रू जा रहा है तो जिस दिन गुड्स कस्टम फ्रंटायर को पास करेगा, पोस्ट के थ्रू जा रहा है तो जिस दिन डिस्पैच ऑफ गुड्स कर दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस, उस दिन मान लिया जाएगा कि इंडिया से बाहर गए और आपका रेलेवेंट डेट हो जाएगा। उसके 2 साल के अंदर आपको अप्लाई करना है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करोगे तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तब माना जाएगा जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड भी करा दी और पेमेंट भी रिसीव हो गया। तो सर अगर सर्विस आपकी कंप्लीट हो गई बिफोर पेमेंट, तो सर्विस तो कंप्लीट हो चुकी, जैसे ही आपको पेमेंट भी रिसीव हो जाएगा उस दिन आपका रेलेवेंट डेट मान लिया जाएगा। अगर आपको पेमेंट रिसीव हो गई बिफोर इनवॉइस, तो पेमेंट तो आपको रिसीव हो गई, जैसे ही आप इनवॉइस कर दोगे उस दिन आपका रेलेवेंट डेट मान लिया जाएगा। उसके बाद अगर डीम्ड एक्सपोर्ट का केस है तो सर जिस दिन आपने जिस पीरियड के रिलेटेड आप डीम्ड एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो, मान लीजिए अक्टूबर का आपको रिफंड लेना है, तो अक्टूबर की जब आपने रिटर्न फाइल करी होगी तो उसका एक्चुअल डेट देखा जाएगा कब रिटर्न फाइल करी है। मान लीजिए 19 नवंबर को फाइल करी है तो वो आपका रेलेवेंट डेट हो जाएगा। अगर किसी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री, डायरेक्शंस की वजह से आपको रिफंड मिल रहा है तो जिस दिन वो जजमेंट, ऑर्डर और डायरेक्शन कम्युनिकेट हुए उस दिन आपका रेलेवेंट डेट हो जाएगा। अगर आपने सप्लाई किया है किसी एसईजेड यूनिट और डेवलपर को, या आपने इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर सप्लाई किया है जिसकी वजह से अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिल रहा है, तो ऐसे केस में सर जिस पीरियड के रिलेटेड आप रिफंड ले रहे हो उस पीरियड का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जब था वो आपका रेलेवेंट डेट हो जाएगा और वहां से 2 साल के अंदर आपको रिफंड लेना पड़ेगा। अगर प्रोविजनल असेसमेंट फाइनलाइज हुआ है तो जिस दिन वो फाइनल हो जाएगा उस दिन से, अगर सप्लायर नहीं था रिफंड लेने वाला, कोई दूसरा व्यक्ति था, मतलब बायर हो सकता है, तो जब उसने गुड्स और सर्विसेज रिसीव किए तब से 2 साल। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट कैंसिल हो गया जिसकी वजह से आपका रिफंड बनता है, तो जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट कैंसिल हुआ उस दिन से 2 साल। और एनी अदर केस में जब आपने पेमेंट ऑफ टैक्स किया उसके 2 साल के अंदर आपको रिफंड अप्लाई करना है, रेलेवेंट डेट से 2 साल के अंदर अप्लाई करना है। ध्यान रखना, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, जीरो रेटेड सप्लाई करते हो और उसके ऊपर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, तो एक बात समझ लेना सर, जहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है इसका मतलब गवर्नमेंट उस एक्सपोर्ट को एनकरेज नहीं करना चाहती, तो ऐसे केस में आपको उसके ऊपर रिफंड नहीं दिया जाएगा। नो रिफंड अगर आपका लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है, अगर कोई भी जीरो रेटेड सप्लाई। यहां पे एक बेसिक बात हो गई। अब अपन एक एक केस को पकड़ेंगे जिसके बारे में बात करेंगे कि इस केस में आपको रिफंड कैसे मिलेगा। तो पहला केस जो अपन उठा रहे हैं वो है डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में आपको रिफंड कैसे मिलेगा? डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक बार वापस से उसको रिवाइज कर लेते हैं कि सर अगर कोई ऐसा गुड्स जिसे हमने इंडिया में मैन्युफैक्चर किया है, अगर हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये 4 स्पेसिफिक केसेस हैं जो नोटिफाई किए गए हैं एज अ डीम्ड एक्सपोर्ट, तो ऐसे केस में सर भले ही वो गुड्स आउट ऑफ इंडिया नहीं जा रहे फिर भी उसे हम क्या मान लेते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेते हैं, तो उसे हम यहां पे डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। कौन से 4 केसेस में सर? पहली बात, सप्लाई ऑफ गुड्स अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। हमने ऐसे बंदे को गुड्स सप्लाई किए हैं जिसने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा था, हमने ऐसे बंदे को गुड्स सप्लाई किए हैं जिसने ईपीसीजी ऑथराइजेशन ले रखा था। इसका मतलब वो बंदा आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंपोर्ट करता, हमने उसके इंपोर्ट को रोक के इंडिया में ही गुड्स प्रोवाइड कर दिए, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट को अगर अपने सप्लाई ऑफ गुड्स किया है वो भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है बाय बैंक और पीएसयू अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, तो ये भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। ये 4 ही केसेस हैं जिनको जीएसटी के अंदर डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया है। अब क्योंकि ये डीम्ड एक्सपोर्ट है, एक्चुअल एक्सपोर्ट तो है नहीं, तो यहां पे आपको 2 ऑप्शन नहीं मिलते, सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि भैया आप पहले टैक्स पे कर दो, आपको पहले टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर जितना टैक्स आप पे करोगे उस सप्लाई के ऊपर वो आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। अब रिफंड कैसे मिलेगा उसकी बात हम यहां पे करेंगे। सर रिफंड मिलेगा, यहां पे ऑप्शन दिया गया, चाहे तो रेसिपिएंट रिफंड क्लेम कर ले, तो रेसिपिएंट क्या करेगा, जो भी उसने टैक्स पे किया है डीम्ड एक्सपोर्ट पे वो एज अ आईटीसी क्लेम कर लेगा और फिर उस आईटीसी को क्या ले लेगा, रिफंड ले लेगा।
अगर सप्लायर नहीं करना चाहता, सप्लायर रिफंड क्लेम नहीं करना चाहता, तो रेसिपेंट अगर रिफंड क्लेम नहीं करना चाहता तो वो सप्लायर को बोल देगा कि भैया मैं रिफंड क्लेम नहीं कर रहा, तू खुद कर ले। तो सप्लायर क्या करेगा, रिफंड ले लेगा। इफ रेसिपेंट डज नॉट अवेल द आईटीसी एंड रिफंड, तो अगर रेसिपेंट रिफंड नहीं ले रहा तो सप्लायर ले लेगा। दोनों तो नहीं ले सकते सर, एक ही चीज पे दो जने कैसे रिफंड ले सकते हैं, तो कोई एक लेगा, या तो रेसिपेंट ले ले या सप्लायर ले ले। अब इसमें समझने की बात यह है, सबसे मतलब अलग चीज यहां पे है। मान लीजिए यहां पे सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, गुड्स प्रोवाइड किए हैं जो कि यहां पे ब्लॉक्ड क्रेडिट में आते हैं, जो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट में आते हैं, जो हमने आईटीसी में पढ़ा था। सर उस केस में भी इस रेसिपिएंट को उसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगी और उसका रिफंड ले पाएगा, क्योंकि ये क्या है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, क्योंकि ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। ठीक बात है सर, ठीक बात है सर। रेसिपिएंट अगर नहीं लेगा तो सप्लायर उसके ऊपर रिफंड ले सकता है। ये तो हो गई डीम्ड एक्सपोर्ट की बात। अब हम बात करेंगे सर जीरो रेटेड सप्लाई की ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। इस केस को भी हमने डिस्कस किया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर में, वापस से देखते हैं। सर मान लीजिए ए नाम का बंदा है, उसने 50,000 रुपए के इनपुट्स खरीदे, इसके ऊपर 9,000 रुपए का जीएसटी पे किया, फिर उसने एक्सपोर्ट किया 1 लाख रुपए का, जिसके ऊपर 18,000 रुपए का जीएसटी पे किया, क्योंकि इसने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो अब क्या करेगा सर, ये इनपुट जब इसने खरीदे तब उसने 9,000 रुपए पे किए, उसके बाद जब उसने सेल किया तो 18,000 रुपए का लायबिलिटी आ रहा था, लेकिन 9,000 रुपए का आईटीसी पड़ा था, तो नेट इसको 9,000 रुपए का टैक्स और पे करना पड़ा। तो टोटल इसके ऊपर लायबिलिटी मतलब एक तरीके से बर्डन आ गया 18,000 रुपीज का। अब ये क्या करेगा सर, गवर्नमेंट चाहती है कि इसके बर्डन को जीरो कर दिया जाए, क्योंकि ये क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको पूरा 18,000 रुपीज जो उसका एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स बनता था वो रिफंड दे देगी। तो मतलब यहां पे जो आपने सेल किया था, सेल के ऊपर जो आपका टैक्स बनता था वो आपको रिफंड दे दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा उसकी हम बात करेंगे। देखो यहां पे ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी में 4 केसेस आते हैं। एक तो आपने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट में भी आपने गुड्स का एक्सपोर्ट किया हो सकता है और सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया हो सकता है। दूसरा, आपने एसईजेड यूनिट और डेवलपर को सप्लाई किया हो सकता है, जिसमें आपने गुड्स सप्लाई किए हो सकते हैं और सर्विसेज सप्लाई किए हो सकते हैं। तो पहले बात करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या होता है, गुड्स इंडिया से आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। तो जब भी गुड्स इंडिया से आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो वो किसके थ्रू जाएंगे, कस्टम डिपार्टमेंट के थ्रू होकर के जाएंगे। कस्टम वालों को पता रहेगा कि भैया गुड्स आउट ऑफ इंडिया चले गए। तो ऐसे केस में जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो उसमें जो रिफंड देगा, आईजीएसटी का रिफंड देगा जो आपने सेल पे किया, वो कौन देगा सर, उसके लिए बैठा दिया गया कस्टम डिपार्टमेंट को कि भैया आपके थ्रू जब ये माल आउट ऑफ इंडिया भेजेंगे तो आप इनको क्या दे देना, रिफंड दे देना। तो ऐसे केस में क्योंकि आप कस्टम वालों से डील कर रहे हो तो आपको RFD 01 भी फाइल करना नहीं पड़ेगा, RFD 01 भी फाइल नहीं करना पड़ेगा। आप जब कस्टम वालों को आप शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट दोगे, क्योंकि जब भी आपको आउट ऑफ इंडिया माल भेजना होगा तो एक डॉक्यूमेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। तो वो डॉक्यूमेंट जैसे ही आप सबमिट करोगे कस्टम वालों को तो वो आपका रिफंड एप्लीकेशन कंसीडर किया जाएगा। तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, कस्टम वाले आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। अब मान लीजिए सर आपने पहले 1 करोड़ रुपए का सेल दिखाया था जिसके ऊपर 18 लाख रुपए का आपको रिफंड दे दिया। जब आपने ये गुड्स को आउट ऑफ इंडिया भेज दिया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रास्ते में था गुड्स और आपका जो वैल्यू जो है ना अपवर्ड रिवीजन हो गया और ये 1 करोड़ की जगह कितना हो गया, 2 करोड़ हो गया। तो सर ऐसे केस में अब आपने, क्योंकि इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी आप ज्यादा लेकर के आओगे और 2 करोड़ के ऊपर आपका टैक्स कितना बनेगा, 36 लाख। अब 18 लाख का रिफंड तो कस्टम वालों ने दे दिया, सर बाकी का जो 18 लाख है उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो सर अगर आपका कोई एडिशनल रिफंड बनता है क्योंकि आपके जो प्राइस ऑफ गुड्स हैं जो आपने एक्सपोर्ट किए हैं उसके अंदर अपवर्ड रिवीजन हो गया आफ्टर एक्सपोर्ट, तो ऐसे केस में जो एक्स्ट्रा वाला रिफंड है उसके लिए आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, RFD 01 में एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा और आपको रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया है या सप्लाई किया है एसईजेड यूनिट और डेवलपर को, तो देखो सर्विसेज तो कस्टम डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं जाएंगी क्योंकि उसको तो देखा नहीं जा सकता।
एसईजेड यूनिट डेवलपर भी आइडली इंडिया के अंदर ही होता है, तो कस्टम डिपार्टमेंट का बीच में कोई रोल नहीं आता। तो अगर इनको आपने गुड्स वगैरह सप्लाई किए, सर्विसेज सप्लाई किए हैं, तो सर ऐसे केस में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से ही रिफंड लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जीएसटी RFD 01 वाली एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। उसके साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे सर, एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसके अंदर इनवॉइस नंबर और डेट ऑफ इनवॉइस वगैरह सब डिटेल होगा, किन किन पे आप रिफंड लेना चाहते हो। उसके बाद क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में आपको रिफंड तभी मिलता है जब आप फॉरेन करेंसी में पैसा रिसीव कर लोगे, तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, बैंक रिकवरी सर्टिफिकेट और फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट कि भैया फॉरेन करेंसी में पैसा रिसीव हो गया, ठीक है, तो अब हमें रिफंड दे दो। ये प्रूफ अगर आप साथ में दे दोगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा। ये तो केस था सर ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का, जब आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करते हो। अब जो हम बात करने वाले हैं वो अनयूटिलाइज्ड एक्यूमुलेटेड आईटीसी की बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो भी आपके पास आईटीसी होता है वो पूरा का पूरा आपको टैक्स पेमेंट में लगाना पड़ता है, आपको रिफंड नहीं मिलता आइडली। लेकिन दो ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड मिल जाता है, और यही दो केस है जिसके अंदर मिलता है। तो कौन से केसेस हैं सर? एक तो मैंने बताया जब आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और दूसरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस। तो इन दोनों की बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सर आपका जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो अगर इसकी बात करें, इसका एक एग्जांपल हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर में किया था, वापस से कर लेंगे समझने के लिए कि क्या होता है सर। देखिए यहां पे मिस्टर ए ने परचेज किया 50,000 का सामान जिसके ऊपर 9,000 रुपए का जीएसटी पे किया। उसके बाद उसने कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया और 1 लाख रुपए का उसने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। उसके ऊपर उसने जीएसटी पे नहीं किया क्योंकि इसने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो इसको कोई टैक्स पे नहीं करना, बॉन्ड और एलयूटी सबमिट कर देगा। तो सर मुझे बताओ आउटवर्ड सप्लाई पे कोई टैक्स बना? नहीं बना सर। इनवर्ड सप्लाई पे ऊपर आपने जो 9,000 रुपीज का टैक्स पे किया था वो आपकी जेब से गया, तो आपकी जेब से टोटल 9,000 रुपीज निकल चुका है, 9,000 रुपीज निकल चुका है। अब इस 9,000 रुपीज का आपको रिफंड देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर ये जीरो रेटेड सप्लाई है तो सर गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, जो आपका जो ये आईटीसी है, आपने जो इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे किया था, ये आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आपके पास कोई ऐसी आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स ही नहीं बन रहा जिसके ऊपर आप इस आईटीसी को यूज कर सको। तो इसका मतलब सर ये पूरा का पूरा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा रहेगा, तो इसका रिफंड देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट आपको जितना भी एक्यूमुलेटेड आईटीसी है उसका रिफंड दे देगी, रिफंड दे देगी। ये आपका है एक्यूमुलेटेड आईटीसी वाला केस। अब सर इतना आसान नहीं होता। क्यों सर? समझो आपने कोई इनपुट खरीदा जिससे आपने एक्सपोर्ट भी किया और जिससे आपने कोई डोमेस्टिक सप्लाई भी करी। अब हमें नहीं पता उसमें इनपुट में से कितना आपने एक्सपोर्ट के लिए किया है, कितना डोमेस्टिक के लिए किया है। अगर आपने डोमेस्टिक के लिए इनपुट यूज किया है, इसका मतलब दैट इज नॉट अ जीरो रेटेड सप्लाई, तो उस केस में आपको एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपने एक्सपोर्ट के लिए किया है उस पे आपको एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है कि आपको जब रिफंड कैलकुलेट करना होगा ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, तो आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूला का यूज करके आपको रिफंड कैलकुलेट करना है। सर इसके ऊपर जो रूल अप्लाई होता है दैट इज रूल 89 सब रूल 4, इसके अंदर आपको रिफंड दिया जाता है। ये रूल आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो रिफंड का फॉर्मूला क्या बोलता है सर, कि जितना आपने आईटीसी लिया, नेट आईटीसी, ठीक है, उसमें से आप क्या करो, आपने ये जो पूरा आईटीसी लिया है वो आपने हर प्रकार की सेल के लिए लिया होगा। आपने कुछ डोमेस्टिक सेल भी करी होगी, ठीक है, आपने कुछ एक्सपोर्ट भी किया होगा, सबके लिए लिया होगा। तो उसमें से आप प्रोपोर्शनेटली उतना आईटीसी निकाल लो जो आपने एक्सपोर्ट के लिए जीरो रेटेड सप्लाई ऑन बॉन्ड और एलयूटी के लिए यूज किया है, उतना निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर? नेट आईटीसी इनटू जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। इसका मतलब जो सारा आईटीसी है वो आपने टोटल टर्नओवर के लिए यूज किया है, उसमें से कितना आपने जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज किया है वो हम यहां पे निकाल लेंगे और उतने का रिफंड हमें दे दिया जाएगा। सबसे पहले बात करें नेट आईटीसी की। इस नेट आईटीसी की बात करें, नेट आईटीसी का मतलब क्या है सर?
नेट आईटीसी का मतलब है आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। ध्यान रखना, जब आप यहां पे नेट आईटीसी लोगे ना फॉर्मूला में, तो आपको कैपिटल गुड्स के ऊपर अगर कोई आईटीसी पे किया है तो वो आपको कंसीडर नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ कौन सा करना है, जो आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे लिया है, जो आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे लिया है। दूसरी बात, यहां पे आपको वही आईटीसी लेना है जो आपने उस पीरियड के दौरान लिया है जब आपने क्या किया है, जीरो रेटेड सप्लाई। तो जिस पीरियड का आप रिफंड लोगे ना, उस पीरियड के दौरान जितना भी आईटीसी लिया है उसको कंसीडर करना है। तो अगर आपको पीरियड के दौरान कितना आईटीसी लिया वो आपको पता है, तो क्या आपके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस काम में आएंगे क्या सर? बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे, उनको इग्नोर करना है, क्योंकि हमें चाहिए कितना आईटीसी उस पीरियड के दौरान लिया है। मान लीजिए अगर आप रिफंड कैलकुलेट कर रहे हो मई 26 के लिए, तो सर मई 26 का ही आपको क्या चाहिए, आईटीसी चाहिए जो मई 26 के दौरान लिया है। ओपनिंग क्लोजिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सर आईटीसी वही लिया जाएगा जो आपने अवेल किया है। अब अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट है तो उसको तो हम वैसे भी अवेल नहीं कर सकते, तो सर ब्लॉक क्रेडिट का यहां पे आईटीसी नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा सर अगर हम कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए अगर हम कोई आईटीसी यूज करते हैं तो क्या हम उसका आईटीसी ले पाते हैं? सर नहीं ले पाते। लेकिन अगर उसी एग्जेम्प्ट सप्लाई को अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं, तो सर उसके लिए आईटीसी ले पाते हैं? बिल्कुल ले पाते हैं। तो जब आप कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई करोगे उसके लिए अगर आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज किए हैं तो वो आपके आईटीसी में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी एग्जेम्प्ट सप्लाई का आपने जीरो रेटेड सप्लाई कर दिया तो ऐसे केस में आप उसका आईटीसी ले सकते हो और नेट आईटीसी में आपके आ जाएगा। उसके बाद सर एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए यहां पे एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, समझना इस बात को, जो क्या कर रही है, यहां पे एक्सपोर्ट कर रही है, जीरो रेटेड सप्लाई कर रही है ऑन बॉन्ड और एलयूटी। इसने यहां पे किसी मैन्युफैक्चरर से कोई सामान खरीदा होगा जिसे हम क्या नाम देते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट। तो इस डीम्ड एक्सपोर्ट के ऊपर इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ने क्या लिया हो सकता है, आईटीसी लिया हो सकता है। क्या इस आईटीसी को भी यहां पे कंसीडर किया जाएगा? ध्यान रखना, डीम्ड एक्सपोर्ट का जो रिफंड है ना वो आपको अलग से मिल जाता है, तो इसके लिए इसे यहां फॉर्मूले में ऐड करने की जरूरत नहीं है। इफ पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई इज क्लेमिंग रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट, तो देन सच आईटीसी शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेट आईसी, क्योंकि इसका जो रिफंड है आपको अलग से मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको नेट आईटीसी कैलकुलेट करना है। मेजर चीजें ध्यान रखने वाली बात क्या है, कैपिटल गुड्स को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज को कंसीडर करना है। ओपनिंग क्लोजिंग से लेना देना नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट को हमें कंसीडर नहीं करना। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से आप नेट आईटीसी निकाल लोगे। उसके बाद हर एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालोगे? सर जो भी गुड्स आपने ऑन बॉन्ड और एलयूटी सप्लाई किया है, ऑन बॉन्ड और एलयूटी सप्लाई किया है, उसको यहां पे कंसीडर करना है आपको जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। उसमें आपको तीन चीजें कंसीडर करनी है। जो गुड्स आपने सप्लाई किए उसका टैक्स इनवॉइस वैल्यू कितना था, जो गुड्स आपने सप्लाई किए उसका असेसेबल वैल्यू कितना था, एफओबी वैल्यू, और तीसरा जो गुड्स आपने जीरो रेटेड सप्लाई किए अगर उनको आप डोमेस्टिकली सप्लाई करते, अगर डोमेस्टिकली सप्लाई करते, इंडिया में ही सप्लाई करते, तो कितना वैल्यू होता उसका 1.5 टाइम्स आपको लेना है। तो विचएवर इज लोअर जो होगा वो आपका यहां पे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। सर ऐसा क्यों किया? मान लीजिए सर आपका गुड्स है जो इंडिया में 6 लाख रुपए का सेल हो सकता है, ठीक है, आपने उस गुड्स को एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट आपने दिखाया सर 12 लाख रुपए, तो सर कहीं आप रिफंड ज्यादा लेने के लिए जीरो रेटेड सप्लाई का जो वैल्यू है वो ज्यादा तो नहीं दिखा रहे, कहीं आप रिफंड लेने के लिए आप अपने जीरो रेटेड सप्लाई का जो अमाउंट है वो एग्जेगरेट कर रहे हो। तो ऐसे केस में बोला आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 6 लाख रुपीस का 1.5 टाइम्स 9 लाख रुपीस। भले ही आपने टैक्स इनवॉइस वैल्यू 12 लाख दिखाया हो, लेकिन क्योंकि अगर इंडिया में सप्लाई करते तो 6 लाख में होता, उसका 1.5 टाइम्स इज 9 लाख विच इज लोअर देन 12 लाख, तो 9 लाख आपका क्या हो जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है सर? एक बात समझना, अगर आपने कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई का जीरो रेटेड सप्लाई कर दिया, एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज का जीरो रेटेड सप्लाई कर दिया, तो ऐसे केस में सर वो भी आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी तो आपको रिफंड मिलता है।
बस एक बात ध्यान रखने वाली है सर, अगर मान लीजिए आपने कोई जीरो रेटेड सप्लाई करी है, मान लीजिए एक्सपोर्ट किया है और उस एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो सर रिफंड गवर्नमेंट क्यों दे रही थी? क्योंकि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाह रही थी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही किसी एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट उस एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करना चाहती। तो ऐसा एक्सपोर्ट जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, उस टर्नओवर को यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। टर्नओवर इन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हमने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स भी निकाला। फिर हम निकालेंगे टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें क्या बोलता है सर, इसको कैलकुलेट करने का अलग तरीका है। क्या सर, आपको रिफंड उन्हीं सर्विसेज के टर्नओवर पे मिलेगा जो प्रोवाइड भी की जा चुकी हैं, जो प्रोवाइडेड भी की जा चुकी हैं और उसका पेमेंट भी रिसीव हो गया है, उसका पेमेंट भी रिसीव हो गया है। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तब आपको रिफंड मिलेगा। तो हमें वही सर्विसेज लेनी है जिनका ये दोनों काम हो गया। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कितना पेमेंट आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड। अगर मान लीजिए मैं अक्टूबर 26 की बात कर रहा हूं, तो अक्टूबर 26 में आपको कितना पेमेंट रिसीव हुआ है टोटल, पहले तो वो कंसिडर कर लो फॉर द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन बॉन्ड और एलयूटी। तो अब उसमें ऐसा पेमेंट भी हो सकता है जिसके लिए आपने पहले ही सर्विसेज प्रोवाइड करा दी होंगी, तो वो भी हमारा यहां पे कंसिडर हो जाएगा। ऐसा पेमेंट भी हो सकता है जिसके लिए सर्विसेज आपने उसी मंथ में प्रोवाइड कराई हैं, वो भी कंसिडर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी पेमेंट होगा जिसके लिए सर्विसेज आप फ्यूचर में प्रोवाइड कराने वाले हो, तो सर जब तक कंप्लीट नहीं हुई है सर्विसेज तब तक हमें उसके ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा। तो ऐसे पेमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से रिमूव करना पड़ेगा। तो आप हटा दोगे ऐसा एडवांस पेमेंट जो आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, जो कि जिसके बदले में सर्विसेज अभी करना बाकी है, येट टू बी मेड है, तो उसको आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। और उसके बाद आपको पहले कभी ऐसा पेमेंट रिसीव हुआ होगा, ठीक है, जिसके लिए सर्विसेज आपने इस मंथ में कंप्लीट करी होंगी। तो सर पेमेंट पहले रिसीव हो गया था, सर्विसेज इस मंथ में कंप्लीट कर दी, तो अब हमें रिफंड मिल जाएगा। तो हमें ऐड करना है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच पेमेंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड अर्लियर। तो जो टोटल आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। मान लीजिए अक्टूबर 26 में आपको 50 लाख रुपए का पेमेंट मिलता है, इसमें से 20 लाख रुपए का पेमेंट ऐसा है जिसके लिए आपने सर्विसेज अभी तक प्रोवाइड नहीं कराई, तो वो आप लेस कर दोगे। मान लीजिए 10 लाख रुपए का पेमेंट ऐसा है जो आपको सितंबर 26 में मिल गया था और उसकी सर्विसेज आपने अभी कंप्लीट करी हैं, तो वो 10 लाख रुपए ऐड कर दोगे। ये आपका हो जाएगा सर 40 लाख रुपीस का जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है सर? चलिए, यहां पे अपन ने तीनों कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिए। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की बात करते हैं। उसके बाद तो सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जैसा हमने पॉइंट में जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैलकुलेट किया है ऊपर, ठीक है, यहां पे हमने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैलकुलेट किया है, जो यहां पे वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम यहां पे क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। मान लीजिए आपने भले ही 12 लाख में सेल किया, लेकिन आपकी वैल्यू मैक्सिमम 9 लाख आ रही है, तो 9 लाख रुपीस को यहां पे कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में भी 9 लाख है तो डिनोमिनेटर में भी 9 लाख होगा। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज जो यहां पे कैलकुलेट करिए पेमेंट के हिसाब से, जो आपकी वैल्यू सर्विसेज की आ रही है उसी को हम क्या कर लेंगे, यहां पे कंसीडर कर लेंगे। और उसके बाद सर, उसके बाद हमने एक ऐसा टर्नओवर छोड़ दिया था जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा था। कौन सा सर? आपने देखा होगा यहां पे गुड्स के केस में एक ऐसा टर्नओवर था जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा था, तो उसके ऊपर हमें रिफंड नहीं मिलने वाला था, तो हमने उसको वहां पे छोड़ दिया था। तो यहां पे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में इसको कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि टोटल टर्नओवर का पार्ट तो बनेगा ना सर, तो वो यहां पे ले लिया जाएगा। अब जीरो रेटेड सप्लाई की बात तो कर ली, लेकिन जो नॉन जीरो रेटेड सप्लाईज हैं, अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज हैं सर, उनको भी तो यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, तो उनका टर्नओवर भी यहां पे कंसीडर कर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई डोमेस्टिक सप्लाई आपने करी है सर्विसेज का या गुड्स का, तो वो आपको यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अपन टोटल टर्नओवर देख रहे हैं। लेकिन यहां पे एग्जेम्प्ट सप्लाईज को कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखो, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाईज थी वो तो ऊपर कंसीडर हो गई, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई डोमेस्टिकली एग्जेम्प्ट सप्लाई आपने करी थी उनको यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। लॉजिक क्या है सर? देखो, एग्जेम्प्ट सप्लाई के रिलेटेड जो आईटीसी होता है वो हम न्यूमरेटर में कंसीडर नहीं करते,
तो सर उसके रिलेटेड जो टर्नओवर है उसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। इसमें दो तीन बातें ध्यान रखने वाली हैं सर। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा सर, ये जानबूझ करके कुछ ऐसी आइटम दे देगा कि भैया इनवर्ट सप्लाई है, ठीक है, तो इनवर्ट सप्लाई तो आपका टर्नओवर नहीं होता सर, तो इसे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का पार्ट नहीं बनाना है। मान लीजिए ऐसी सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई जिसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आ रही है, तो सर इसे भी कंसिडर नहीं करना है। तो ऐसी चीजें जो टर्नओवर का पार्ट ही नहीं होती तो वो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। दूसरी बात, मान लीजिए आपने कोई डीम्ड एक्सपोर्ट किया है, अगर मान लीजिए आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया है, मान लीजिए आपने ईओयू को सप्लाई किया है ईओयू को, और इसमें सामने वाला जो रेसिपिएंट है ना वो क्या ले लेगा, आईटीसी ले लेगा। सामने वाला रेसिपिएंट क्या ले लेगा, आईटीसी ले लेगा। तो सर जब सामने वाला रेसिपिएंट आईटीसी ले लेगा तो इट्स जस्ट लाइक अ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में भी तो यही होता है कि भैया सामने वाला व्यक्ति आईटीसी ले लेता है, तो सर इस ट्रांजैक्शन को आप टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई में तो कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये तो डीम्ड एक्सपोर्ट है। तो ऐसे केस में सर इसको टोटल टर्नओवर में कंसीडर कर लिया जाएगा, टोटल टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके रिलेटेड जो आईटीसी होगी वो भी आपके उसका पार्ट नहीं बनेगी नेट आईटीसी का, लेकिन टोटल टर्नओवर का पार्ट ये बन जाएगा जो आपका आपने परचेज किया है, तो ये आपके टोटल टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा, ठीक है सर। चलिए ये आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है। अब हमने चारों वेरिएबल कैलकुलेट किए कैसे करने हैं और उसको आपको इस फॉर्मूला के अंदर रखना है और आपका वैल्यू आ जाएगा रिफंड का। ध्यान रखना ये फॉर्मूला भी लिख के आना, कई बार फॉर्मूला का एक दो नंबर होते हैं तो फॉर्मूला भी लिख के आपको आना है, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं। मिस्टर ए प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट द सेम अंडर बॉन्ड एन्युटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। जनवरी मंथ का आपको डिटेल दिया है, आपको बोले आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड 15 लाख रुपीस। इसमें से 5 लाख रुपए का आईटीसी ऐसा है जो कैपिटल गुड्स का है, तो सर वो 5 लाख रुपए को हमें कंसिडर नहीं करना, तो हमारा आईटीसी कितना हो जाएगा, नेट आईटीसी फॉर द फॉर्मूला दैट इज 15 लाख माइनस 5 लाख दैट कम्स टू 10 लाख रुपीस, ठीक है सर। नेट आईटीसी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपने गुड्स सप्लाई किया है डोमेस्टिक मार्केट में 9 लाख रुपए का, जिसमें से 1 लाख रुपए का क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई को हम कंसिडर नहीं करते। गुड्स एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ऑन विच एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड 2 लाख रुपए का। गुड्स एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी डोमेस्टिक वैल्यू 20 लाख रुपए में सप्लाई किया जा सकता था और हमने 35 लाख रुपए की वैल्यू दिखाई है। पेमेंट रिसीव किया है टुवर्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग 40 लाख अगेंस्ट सर्विसेज येट टू बी एक्सपोर्टेड, टोटल 60 लाख। सर्विस एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग द करंट ईयर जिसके लिए पैसा पहले रिसीव हो गया 20 लाख रुपए। सर्विस प्रोवाइडेड इन डोमेस्टिक मार्केट 20 लाख रुपए। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है सर, नेट आईटीसी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब अपन करते हैं टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हमने जीरो रेटेड सप्लाई गुड्स की जो करी है ना, 2 करी है, ठीक है। पहला जो अपन ने किया उसके ऊपर तो क्या लग रहा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन सेकंड वाला जो हमने किया वो 35 लाख रुपए का सप्लाई किया और उसे अगर डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करते तो 20 लाख का होता, तो 20 लाख रुपए का 1.5 टाइम्स 30 लाख, तो 30 लाख और 35 लाख विचएवर इज लोअर, 30 लाख आपका क्या हो जाएगा, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे सर्विसेज की। सर सर्विसेज आपने कौन सी जीरो रेटेड सप्लाई करी है, तो यहां पे बोला सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए आपको 60 लाख रुपीज मिले हैं ड्यूरिंग द पीरियड, जिसमें से 40 लाख रुपए ऐसा है जिसके लिए आप सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड करोगे, तो उसको हटा देंगे। और ऐसे 20 लाख रुपए मिले हैं, 20 लाख रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड कराइए जिसके लिए पैसा आपको पहले ही मिल चुका है, तो इसको ऐड कर देंगे। तो 60 लाख माइनस 40 लाख प्लस 20 लाख, ये आपका क्या हो जाएगा सर, 40 लाख रुपीस का जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। अब हमें निकालना है जो आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो सबसे पहले जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस जो हमने कैलकुलेट किया वो ले लो, ले लिया सर। उसके बाद ऐसा जीरो रेटेड सप्लाई किया होगा जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, दैट इज 2 लाख रुपीस, तो वो भी यहां पे ले लो। उसके बाद आपने कुछ ऐसी सप्लाई करी होंगी जो डोमेस्टिकली सप्लाई करी होंगी एग्जेम्प्ट ना हो, तो डोमेस्टिकली हमने 9 लाख रुपए की सप्लाई किया है गुड्स, जिसमें से 1 लाख रुपए का एग्जेम्प्ट था, तो 8 लाख रुपए ये ऐड कर देंगे। उसके बाद सर्विसेज हमने डोमेस्टिकली सप्लाई करी है 20 लाख की, वो हम यहां ऐड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा टोटल टर्नओवर 1 करोड़ रुपए। तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे 10 लाख रुपए का नेट आईटीसी,
40 लाख प्लस 30 लाख ये आपका जीरो रेटेड सप्लाई, टोटल रजिस्टर्ड टोटल टर्नओवर, और ये 7 लाख रुपए का आपका रिफंड आ जाएगा। समझ में आ रहा है सर? ये है आपका रूल 89(4), बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन दिया है, सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल गुड क्यू एंड एग्जाम्प्ट गुड एक्स। प्रोडक्ट एस जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स बेचा जाता है, और जो प्रोडक्ट क्यू है वो यहाँ पे इंडिया में बेच देते हैं। तो यहाँ पे बोला प्रोडक्ट एस जो है ना वो एक्सपोर्ट किया है यूके को 12,000 पाउंड में, और जो प्रोडक्ट क्यू है वो सप्लाई किया बैटी एंटरप्राइज को 20 लाख रुपए में। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि भैया इनपुट्स पे आपका आईटीसी 5 लाख है, कैपिटल गुड्स पे 2,40,000, इनपुट सर्विसेज पे 2 लाख रुपए। उसके बाद बोला है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड टू यूके इन इंडियन रुपीज 12 लाख। तो इसमें बोला जो 12,000 पाउंड दिख रहा है ना, इसको आप आईएनआर में 12 लाख रुपए कंसिडर करो, और इसको अगर इंडिया में बेचते डोमेस्टिकली तो 10 लाख रुपए का बिकता। उसके बाद बैटी एंटरप्राइज 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। ये बोल रहा है कि जो हमने क्यू प्रोडक्ट बेचा है ना बैटी एंटरप्राइज को, तो हमने ईओयू को सप्लाई किया है, इसका मतलब हमने डीम्ड एक्सपोर्ट किया है, और यहाँ पे रेसिपिएंट ने ही क्या कर लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक लेजर बैलेंस का और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस का यहाँ पे दे रखा है, इसका क्या यूज होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट आईटीसी कैलकुलेट करना है। नेट आईटीसी कैलकुलेट करना है। नेट आईटीसी कैसे आएगा सर, जो आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे आईटीसी लिया है, कितना लिया है सर, 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, टोटल कितना हो जाएगा, 7 लाख रुपए का आपका नेट आईटीसी हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट आईटीसी आ जाएगा आपका 7 लाख रुपए सर, यहाँ पे 7 लाख रुपए आपका नेट आईटीसी आ जाएगा, ये 7 लाख रुपए। अब उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो आपने एक ही प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट किया है, दैट इज प्रोडक्ट एस, कितने का, 12 लाख रुपए का। डोमेस्टिकली सप्लाई करते तो 10 लाख का 1.5 टाइम्स 15 लाख, 15 लाख और 12 लाख विच एवर इज लोअर, 12 लाख रुपीस का आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स आ जाएगा सर, 12 लाख रुपए का आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स आ जाएगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है सर, सर्विसेज तो आपने सप्लाई करी नहीं है, तो आपको करना है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर देखे तो आपने दो ही सेल करी है, एक तो आपने ये 12 लाख रुपए की सेल करी है, और एक ये 20 लाख रुपए की सेल करी है। ये टोटल कितना हो गया, 32 लाख रुपीज हो गया। तो 32 लाख रुपीज आपका क्या हो जाएगा, टोटल टर्नओवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो कैलकुलेशन होगा तो आपका रिफंड आ जाएगा 2,62,500। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस दे रखे थे उनका क्या रेफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद एक सर दे रखा है आपको सर्कुलर, क्या दे रखा है सर, अगर मान लीजिए आप कोई गुड्स को आउट ऑफ इंडिया भेजते हो फॉर एग्जीबिशन और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब आपने गुड्स को आउट ऑफ इंडिया भेजा है एग्जीबिशन में या फिर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, मतलब जब आप गुड्स को आउट ऑफ इंडिया से भेज रहे थे तब आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। आपने बोला कि इंडिया से बाहर जाएगा, वहां पे जो बंदा है वो यूज करके देखेगा गुड्स को, वो अप्रूवल देगा तो बिका हुआ मान लिया जाएगा, तब तक आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला। तो सर जब तक आपको उस गुड्स के बदले में कंसिडरेशन नहीं मिला, क्या आप उसे सेल मान सकते हो, क्या आप उसे सप्लाई मान सकते हो, नहीं मान सकते सर। तो जो गुड्स आप आउटसाइड इंडिया भेजते हो फॉर एग्जीबिशन और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो अभी वो सप्लाई नहीं होगा जब आपने बाहर भेजा है। तो जब सप्लाई नहीं होगा तो वो जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं होगा। तो ये जीरो रेटेड सप्लाई कब होगा, जब ये सप्लाई होगा। तो सप्लाई कब होगा सर, तो जब आपने आउटसाइड इंडिया भेजा एग्जीबिशन के लिए और एग्जीबिशन में किसी ने ये गुड्स खरीद लिया, या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजा और सामने वाले ने गुड्स को खरीद लिया, तो ठीक है, अगर वहां पे सेल हो गया तो भैया ये जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा और इसके बदले में टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए सर कभी वो गुड्स वापस नहीं आया तो सर हम ये मानेंगे 6 महीने बाद इसको सेल मान लिया जाएगा। हमने टाइम और सप्लाई में पढ़ा था, अगर हम सेल और अप्रूवल बेसिस पे गुड्स बेचते हैं तो मैक्सिमम 6 महीने का वेट करते हैं। अगर 6 महीने में कुछ नहीं होता तो हम उसे क्या मान लेते हैं, सेल मान लेते हैं। तो भैया अगर ना ही सेल किया गया और ना ही उसे इंडिया में लाया गया 6 महीने के अंदर, तो भैया टैक्स इनवॉइस इशू कर देना, उसे जीरो रेटेड सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर 6 महीने के अंदर उस गुड्स को वापस ले आया जाता है तो फिर वो कोई सप्लाई नहीं होगा, जैसे गुड्स भेजा था वैसे वापस आ गया तो कोई सप्लाई नहीं होगा। अब देखो जब आपने सेल कर दिया या 6 महीने बाद उसे सेल मान लिया तो आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया।
तो ऐसे केस में फिर वो क्या हो गया, जीरो रेटेड सप्लाई हो गया और उसके रिलेटेड आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, उसके रिलेटेड आपको रिफंड मिल जाएगा। भले ही आपने बॉन्ड और एलयूटी सबमिट ना किया हो तो भी आपको रिफंड दे दिया जाएगा। ये कैसा एक्सेप्शनल केस है, फालतू का सर्कुलर को काम का नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सर हम जो रिफंड बात करने वाले हैं वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, रूल 89 सब रूल 5। ऊपर कौन सा था, रूल 89 सब रूल 4 था, अब यहां पे बात करेंगे रूल 89 सब रूल 5। ध्यान रखना ये दोनों ही रूल सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस चैप्टर के, ठीक है। रूल 89 सब रूल 5 की बात करें तो ये किसकी बात करता है सर, इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई की। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लेदर खरीदा, ये किस कंडीशन की बात करता है, लेदर के ऊपर रेट था 18%, आपने 1 लाख रुपए का लेदर खरीदा, ठीक है। उससे आपने क्या बनाया सर, एक तो आपने बनाई सर शर्ट्स, ठीक है, शर्ट बनाई, और एक आपने बनाए सर शूज, या शर्ट्स की जगह मैं बोल देता हूं बैग्स, ठीक है, बैग्स और आपने शूज बनाए। अब बैग्स के ऊपर मान लीजिए रेट है 5% और शूज के ऊपर रेट है मान लीजिए 18%, ठीक है। आपने 80,000 रुपीज के बैग्स बेचे हैं और 40,000 रुपीज के शूज बेचे हैं। तो देखा जाए तो आपके पास आईटीसी कितना हो गया सर, आईटीसी हो गया आपके पास 1 लाख रुपीज पे 18,000 रुपीज का आईटीसी हो गया। अगर आपकी लाइबिलिटी देखी जाए, अगर आपकी लाइबिलिटी देखी जाए तो 80,000 के आपने बैग्स बेचे जिसके ऊपर 5% की टैक्स रेट थी, 4,000 रुपए का लाइबिलिटी हुआ। 40,000 रुपए के शूज बेचे जिसके ऊपर 18% की लाइबिलिटी थी, तो 40,000 रुपए पे 18% 7,200, ठीक है। तो 40,000 रुपए पे 18% ये आपका 7,200, तो टोटल आपकी लाइबिलिटी हो गई सर 11,200। अब आपके पास आईटीसी कितना है 18,000, लाइबिलिटी कितनी है 11,200। अगर आप पूरी लाइबिलिटी आईटीसी से भी पे कर दो फिर भी आपके पास आईटीसी बच जाएगा 6,800 रुपए, ये बच जाएगा सर। अब इसे बोलते हैं सर एक्यूमुलेटेड आईटीसी, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, जिसे हम यूटिलाइज ना कर पाए हों। तो ऐसे आईटीसी का क्या होगा सर, इसका आपको रिफंड दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था। ये पैसा एक्यूमुलेट क्यों हुआ, ये आईटीसी एक्यूमुलेट क्यों हुआ, क्योंकि सर जो आपने इनपुट्स खरीदे थे, इनपुट के ऊपर रेट क्या था 18%, और जब आपने सेल किया तो सेल के ऊपर रेट था 5%, जिसकी वजह से जो आपका एक्स्ट्रा आईटीसी था वो एक्यूमुलेट हो गया। तो सर ऐसे आईटीसी का आपको क्या दिया जाएगा, रिफंड दिया जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। ये बात समझ में आती है सर। अब इसमें एक बात समझना, आपने मर्चेंट एक्सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा, मर्चेंट एक्सपोर्टर वाला, कि जब कोई मैन्युफैक्चरर किसी मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करता है तो वो कंसेशनल रेट पे सप्लाई करता है 0.10% की रेट पे। अब डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर ने जो अपने इनपुट्स खरीदे होंगे वो इतनी कम रेट पे तो खरीदे नहीं होंगे, तो उसके पास आईटीसी क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उस केस में भी उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, ठीक है सर। उसके अलावा सर एक बात समझो, जब आपने इनपुट खरीदा था, इनपुट पे रेट था 18% और आउटपुट पे रेट था 18%, तो कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं था। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कब होता है, जब इनपुट पे रेट ज्यादा होता है और आउटवर्ड सप्लाई पे रेट कम होता है। लेकिन यहां पे तो दोनों पे रेट सेम है, कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में गवर्नमेंट ने इस आउटपुट पे रेट क्या कर दिया, 5% कर दिया। तो सर अब जब आपकी लाइबिलिटी पे करने की बारी आई तो लाइबिलिटी सिर्फ 5% पे आई, जिसकी वजह से जो आपका आईटीसी है वो क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। तो सर इस आईटीसी का क्या रिफंड मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। आईटीसी एक्यूमुलेट हुआ है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वजह से, तभी रिफंड मिलेगा अगर सेम टाइम पे जब आपने इनपुट खरीदा था तब आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। जब आपने खरीदा था तब कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं था, बाद में गवर्नमेंट ने रेट चेंज किया जिसकी वजह से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बना, तो ऐसे केस में फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहां पे बोलता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सिचुएशन अराइज व्हेन टैक्स रेट ऑन इनपुट इज हायर देन द टैक्स रेट ऑन आउटपुट, तो जिसकी वजह से आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसका आपको रिफंड दिया जाता है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू मर्चेंट एक्सपोर्टर एट कंसेशनल रेट ऑफ 0.10% इज आल्सो कंसिडर्ड एज द इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई इफ टैक्स रेट ऑन आउटपुट इज रिड्यूस्ड लेटर ऑन, तो ऐसे केस में आपको इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई नहीं माना जाएगा और रिफंड नहीं दिया जाएगा। अब जब रिफंड दिया जाएगा तो फॉर्मूला लगेगा सर सब रूल 5 वाला, 89 सब रूल 5 वाला। कैसे कैलकुलेट होगा देखिए। अब प्रॉब्लम क्या है ना सर,
अब यहाँ पे फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ा आप समझो। हमने एक इनपुट खरीदा है जिसके ऊपर 18,000 रुपए का आईटीसी लिया है। क्या ये सारा का सारा आईटीसी इस बैग को है, इस बैग की वजह से है, या फिर शूज में भी यूज हुआ है? क्योंकि सर इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई सिर्फ किसके ऊपर है, बैग के ऊपर है, क्योंकि वहां पे आउटपुट की रेट कम है इनपुट से। लेकिन शूज के केस में सेम है, तो यहां पे इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई तो नहीं है शूज के केस में। तो सर हमें पता लगाना पड़ेगा कितना इनपुट आपका बैग्स के लिए है, उसके रिलेटेड ही आपको रिफंड मिलेगा। तो फॉर्मूले का पहला कंपोनेंट क्या बोलता है, नेट आईटीसी इनटू टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई, ऐसा सप्लाई जिसके ऊपर इन्वर्टेड ड्यूटी हो रखा है, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो पूरे टर्नओवर में से कितना आपका इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई है, उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी आप पहले ले लोगे। अब इसमें से भी आपको पूरा रिफंड नहीं मिलेगा सर, आप समझना। आपका मान लीजिए यहां पे 18,000 रुपए का आईटीसी था इनटू 80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, यही है सर। ये कितना हो जाएगा सर, 18,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 120, ये आपका हो जाएगा सर 12,000। तो क्या सर 12,000 रुपए का पूरा रिफंड दे दिया जाए? सर ऐसा नहीं होगा। अब इस 12,000 रुपए समझो, ये जो पूरा 18,000 रुपए का आईटीसी था, इसमें से 12,000 रुपए किसके लिए था, बैग्स के लिए था। इसमें से अब 12,000 में से जो बैग्स के ऊपर लाइबिलिटी आ रही थी, बैग्स के ऊपर लाइबिलिटी आ रही थी, वो तो पे कर सकते थे आईटीसी से। तो बैग्स के ऊपर लाइबिलिटी आ रही थी सर 80,000 रुपए पे 5%, 4,000 रुपए की तो आपकी लाइबिलिटी आ रही थी, वो तो पे कर सकते थे। तो सर उसको कम कर दिया जाएगा, टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई को कम कर दिया जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो आपको रिफंड मिलेगा। सर ये क्या चीज है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले अपन ये जो बाकी के कंपोनेंट है उनको समझ लेते हैं, उसके बाद ये वाला कंपोनेंट क्या है वो भी समझेंगे। पहले आपको क्या चाहिए, नेट आईटीसी। तो सर जैसा हमने रूल 89 सब रूल 4 में किया वैसा ही करना है? नहीं सर, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी भी कंसीडर नहीं करना, जैसा आपने 89(4) में भी नहीं किया था। और इनपुट सर्विसेज भी अगर आपने कोई ली है तो उसके ऊपर भी आईटीसी आपको कंसीडर नहीं करना। 89(4) में तो आप इनपुट सर्विसेज पे भी आईटीसी कंसीडर करते थे, लेकिन यहां पे आप इनपुट सर्विसेज को भी कंसीडर नहीं करोगे। तो सर कौन सा आईटीसी कंसीडर करोगे, जो सिर्फ आपका इनपुट्स के ऊपर है वही आईटीसी कंसीडर किया जाएगा। जिस पीरियड के लिए रिफंड ले रहे हो, इस पीरियड के दौरान इनपुट्स पे आपने जितना आईटीसी अवेल किया है वो यहां पे कंसीडर किया जाएगा, वो आपका नेट आईटीसी होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, ब्लॉक क्रेडिट को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि वो तो आप आईटीसी ले ही नहीं सकते। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ड्यूरिंग द पीरियड का चाहिए। उसके बाद अगर आपने एग्जाम सप्लाई जो कि जीरो रेटेड सप्लाई है उसके लिए अगर आईटीसी है तो वो भी कंसीडर करना, सेम लाइक 89(4). सिर्फ एक बात ध्यान रखना सर, मान लीजिए यहां पे आपने इन दो सप्लाईज को करने के लिए दो इनपुट्स खरीदे होते, एक और इनपुट खरीदा होता जिसके ऊपर रेट होती मान लीजिए 5%। तो सर अगर देखा जाए तो इस इनपुट के ऊपर देखा जाए तो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई नहीं बन रहा है, लेकिन इस इनपुट के ऊपर देखा जाए तो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई बन रहा है। लेकिन एक बार इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई का फॉर्मूला लगाओगे ना तो फिर आपको सारे इनपुट्स को कंसीडर करना है, भले ही वो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई बन रहा हो या ना बन रहा हो। तो जब आप नेट आईटीसी कंसीडर करोगे तो सारे इनपुट्स को कंसीडर करोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टैक्स रेट्स, तो वो सबको आप नेट आईटीसी में कंसीडर करोगे। तो यहां पे आ जाएगा आपका नेट आईटीसी। उसमें से क्या करना है सर, इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई का टर्नओवर कंसीडर करना है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई अगर आपने देखा जितने भी आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे थे उसमें जिसका आउटवर्ड सप्लाई पर रेट इनवर्ट सप्लाई की रेट से कम है तो उसको आप इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई कंसीडर करोगे, और उसका टर्नओवर आपका क्या हो जाएगा, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट आपको मना कर देती कि भैया बैग्स के ऊपर आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड नहीं मिलेगा, तो क्या आप इसे इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई में कंसीडर करते? तो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर रिफंड ही नहीं मिलना। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है सर टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई, टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई। तो सर जो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई आपने की है, जो आपने वहां पे बैग सेल किए हैं 80,000 रुपए के, उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है वो आपका हो जाएगा टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई इनटू एप्लीकेबल टैक्स रेट। और उसके बाद एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, जैसे आपने रूल 89(4) में कैलकुलेट किया वैसे करेंगे, जितना आपका टोटल टर्नओवर है वो कंसीडर कर लेंगे एग्जाम सप्लाईज को छोड़ के। उसके बाद सर हमने एक चीज जो अभी नहीं पढ़ी है, आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस। तो देखो नेट आईटीसी जब आपने कंसीडर किया
उसके अंदर आपने इनपुट्स के ऊपर जो आईटीसी था वो तो सारा कंसिडर कर लिया, तो नेट आईटीसी एज कैलकुलेटेड, प्लस अगर आपने कोई इनपुट सर्विस ली है तो उसका आईटीसी भी आपको कंसिडर कर लेना है। तो आपका आ जाएगा आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज, उसको फॉर्मूला में रख देना है। अगर पहला पार्ट अगर आप फॉर्मूला का देखोगे तो क्या किया, जितना आईटीसी आपने लिया है उसमें से कितना आईटीसी आपका इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई के रिलेटेड है पहले वो निकाल लिया सर। इसमें से आपने कम किया, क्या कम किया, जितना आपका इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई पर टैक्स बनता है वो आपने कम कर दिया, लेकिन इसको इनटू किया गया नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विस। ऐसा क्यों किया गया समझना सर, यहां पे आपको रिफंड सिर्फ किसका दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट का दिया जा रहा है। समझना, अगर मान लीजिए आपने यहां पे एक इनपुट सर्विसेज भी किया होता, यहां पे आपने इस काम को करने के लिए इनपुट सर्विस भी लिया होता, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10,000 रुपए का इनपुट सर्विस लिया 18% की रेट पे, तो 1,800 रुपए का आपने इनपुट सर्विस भी लिया, लेकिन आपका नेट आईटीसी में सिर्फ क्या कंसिडर किया गया, इनपुट कंसिडर किया गया जो आपने इनपुट पे टैक्स पे किया है। इसका मतलब गवर्नमेंट जो आपको रिफंड दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे दे रही है, इनपुट्स पे दे रही है, इनपुट्स पे दे रही है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन जब उस रिफंड को कम करने की बारी आई तो हमने क्या ले लिया, सारा का सारा टैक्स पेबल ले लिया, जितना भी आपका इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई पे टैक्स बनता था वो पूरा ले लिया। लेकिन आप मुझे बताओ, जो भी आप टैक्स पे कर रहे हो आउटवर्ड सप्लाई पे, मान लीजिए जो 80,000 रुपीज पे आपका 5% की रेट से 4,000 रुपए का टैक्स बन रहा है, इसके अंदर आपके इनपुट का भी कंट्रीब्यूशन है और इनपुट सर्विसेज का भी कंट्रीब्यूशन है। जब रिफंड आपको सिर्फ और सिर्फ इनपुट का दिया जा रहा है तो सर फिर टैक्स पूरा का पूरा कम क्यों किया जा रहा है? सर इसमें तो इनपुट सर्विस का भी कंट्रीब्यूशन है, तो सर वो जो टैक्स कम किया जाएगा, ठीक है, उसमें से भी सिर्फ हमें उतना ही टैक्स कम करना है जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स के लिए हो, इनपुट सर्विस के लिए नहीं। तो हमने क्या किया सर, जो आपका टैक्स पेबल बन रहा था इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई का, इनटू किया हमने इनपुट्स के ऊपर जो आईटीसी है डिवाइडेड बाय इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे जो आईटीसी है। इस प्रकार से हमने हमारे रिफंड का अमाउंट बढ़ा दिया, तो हमारा रिफंड का अमाउंट बढ़ जाएगा, इसलिए ये किया है। जब गवर्नमेंट हमें रिफंड सिर्फ इनपुट्स पे दे रही है तो फिर टैक्स पेबल हम पूरा कैसे लेस कर दें? सर टैक्स पेबल भी उतना लेस करेंगे जो इनपुट्स के रिलेटेड है। तो जब आपने सारे वेरिएबल कैलकुलेट कर लिए, रिफंड के फॉर्मूला में रखे, तो आपका रिफंड आ जाएगा। अगेन बोल रहा हूं, रिफंड का फॉर्मूला भी लिख देना, जिससे आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है, कई बार अलॉट कर दिया जाता है फॉर्मूला का भी मार्क्स। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं। एबीसी लिमिटेड इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, तो वो बनाता है, दो प्रोडक्ट बनाता है, एक तो इक्विपमेंट ए, इक्विपमेंट बी। इक्विपमेंट ए के ऊपर रेट है 5%, इक्विपमेंट बी के ऊपर रेट है 18%। इक्विपमेंट ए के लिए पार्ट एक्स परचेज करता है, उसके ऊपर रेट है 18%। तो अगर ए इक्विपमेंट की बात करें, उसकी आउटवर्ड सप्लाई पे रेट है 5%, इनवर्ड पे 18%। तो सर इसका मतलब ये क्या हो गया, इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई हो गया। तो इक्विपमेंट ए क्या हो गया, इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई हो गया। इक्विपमेंट बी की बात करें तो आउटवर्ड सप्लाई का रेट है 18%, इनवर्ड का 5%, तो ये आपका इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब अपने को बताना है कितना रिफंड बनेगा। इक्विपमेंट ए जो है आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में है, तो इसके ऊपर आपको रिफंड मिलेगा। सबसे पहले नेट आईटीसी, तो जो भी आपने इनपुट गुड्स खरीदे हैं उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, तो 80 लाख इंटू 18%, 10 लाख इंटू 5%। देखो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई में कोई भी हो, अपने को जितने भी इनपुट्स खरीदे सबका आईटीसी लेना है। तो 80 लाख इंटू 18%, 10 लाख इंटू 5%, ये आपका आईटीसी आ गया। अब चाहिए टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई। इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई सिर्फ क्या है, इक्विपमेंट ए, इसका टर्नओवर कितना है, 1 करोड़, तो 1 करोड़ आ गया। टोटल टर्नओवर 1 करोड़ प्लस 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख आ गया। अब आपको क्या चाहिए, नेट आईटीसी आपके पास है, टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई। तो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई कितना, 1 करोड़, इसके ऊपर 5% की रेट से टैक्स कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपीस। और अगर मैं आईटीसी ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज की बात करूं तो नेट आईटीसी मेरा 14,90,000 प्लस जो मैंने सर्विसेज ली हैं 20 लाख रुपए की, उसके ऊपर 5% 1 लाख रुपए, ये 15,90,000 हो गया। अब फॉर्मूला में रखना है 14,90,000 इंटू 1 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ 25 लाख, तो ये तो हो गया आईटीसी रिलेटेड टू इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई। इसमें से आपको लेस करना है
जितना आप टैक्स पे कर सकते हो 1 करोड़ रुपए पे 5% की रेट से 5 लाख रुपए पे कर सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए जो इनपुट्स के रिलेटेड है, तो 14,90,000 डिवाइडेड 15,90,000 वो लेस कर दिया, ये आपका यहाँ पे रिफंड आ गया। इस तरीके से आप रिफंड कैलकुलेट करोगे। ये आपका हो गया सर रूल 89 सब रूल 5। अब एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी सर, हम क्या बोलते हैं सर, जो हमने रूल 89.4 89.5 में कैलकुलेट किया, क्या ये पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा? सर ऐसा नहीं है, पूरा रिफंड आपको नहीं मिलेगा। इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, आपको बोला कि आपने जो रूल 89.4.5 से कैलकुलेट किया उतना रिफंड आपको मिल सकता है, लेकिन दो चीजें और चेक करनी पड़ेंगी। क्या सर? जो आपका बैलेंस है इन क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, जब आप रिफंड का एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे तब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उतना बैलेंस ही नहीं है, तो सर आप किस आईटीसी का रिफंड ले रहे हो जो आपके पास है ही नहीं? हम क्या दे रहे थे, जो आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है उसका रिफंड मिलेगा। मान लीजिए फॉर्मूला के हिसाब से आपका 5 लाख रुपए का बनता है, लेकिन जब आपने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करी तो आपके पास सिर्फ 4 लाख रुपए का आईटीसी था, तो इसका मतलब सर 5 लाख रुपए तो आपका एक्यूमुलेटेड आईटीसी है ही नहीं, तो 5 लाख का रिफंड किस बात का? तो उसे भी चेक करना पड़ेगा, रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते टाइम आपका क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना था। उसके बाद आपको एक और चीज चेक करनी है कि जिस पीरियड का आप रिफंड ले रहे हो, जिस पीरियड का आप रिफंड ले रहे हो उस पीरियड की जब आपने रिटर्न फाइल करी थी तो उसके बाद आपका कितना क्रेडिट लेजर बैलेंस था। कहने का मतलब जिस पीरियड का आप रिफंड ले रहे हो, क्या उस पीरियड के खत्म होने के बाद उतना आपका क्रेडिट लेजर बैलेंस था, क्या उतना एक्यूमुलेटेड आईटीसी था? मान लीजिए उस टाइम आपका एक्यूमुलेटेड आईटीसी था 3 लाख रुपए, आज भले 6 लाख रुपए दिख रहा हो, तो भैया बाकी का जो 3 लाख एक्यूमुलेट हुआ है वो बाद में हुआ है, तो उस पीरियड के लिए रिफंड हम 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। तो इन तीन चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा। पहला, आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना रिफंड आया वो हो जाएगा। दूसरा, जब आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी तब कितना आपका बैलेंस था वो, और जब आप जिस पीरियड का आप रिफंड ले रहे हो उस पीरियड की रिटर्न फाइल करने के बाद उसका बैलेंस कितना था, लेजर बैलेंस, वो उसमें से जो भी लोअर होगा उतना आपको यहां पे रिफंड दे दिया जाएगा। Example, application for refund is filed in September for the refund of accumulated ITC on zero rated supply made in the month of February. Refund calculate हुआ फॉर्मूला के हिसाब से 4 लाख रुपए। बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन इज 3,60,000। तो सितंबर में फाइल किया, सितंबर में कितना बैलेंस था? 3,60,000। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस आफ्टर फाइलिंग रिटर्न फॉर फेब, तो ये जो रिफंड लिया जा रहा है वो फेब मंथ का, तो फेब मंथ की रिटर्न फाइल करने के बाद जो क्रेडिट लेजर का बैलेंस था वो सिर्फ 3,30,000 था, तो विचएवर इज लोअर 3,30,000 का ही रिफंड आपको मिलेगा। तो अभी वो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जो अपन ने छोड़ा था। सर हमने बोला था हमारा रिफंड बन गया 2,62,500 एज पर दी फॉर्मूला, लेकिन हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी थी कि सर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस 5,80,000 रुपए है जिस पीरियड का आपने रिफंड लिया है उसकी रिटर्न फाइल करने के बाद, और जब आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया तब 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख, 5,80,000 और 2,62,500 विच एवर इज लोअर 2,62,500 इसका रिफंड आपको मिल जाएगा, इसका रिफंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, आपको एक्सपोर्ट के ऊपर तो रिफंड मिल गया, जो आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया था क्या इसके ऊपर आपको रिफंड मिलेगा? सर इसके ऊपर रेसिपिएंट ने आईटीसी ले लिया, रेसिपिएंट ने आईटीसी ले लिया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, रेसिपिएंट ही इसके ऊपर आईटीसी क्लेम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, इन दो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो निपटा लेते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय डिलाइट एक्सपोर्टर, जो कि एक्सपोर्ट करता है ऑन बॉन्ड और एलयूटी। उसने इंफॉर्मेशन दिया है कि एक तो टर्नओवर का इंफॉर्मेशन दिया है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का इंफॉर्मेशन, सर्विसेज का लिख लेते हैं सर, यहाँ पे गुड्स का इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे सर्विस का इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे भी सर्विस का इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे भी सर्विस का इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे भी सर्विसेज का इंफॉर्मेशन दिया है, और यहाँ पे आईटीसी का इंफॉर्मेशन दिया है। तो आईटीसी का तो इंफॉर्मेशन ही एक दिया है, आईटीसी ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड कितना है 9,60,000, तो मेरा नेट आईटीसी कितना हो जाएगा 9,60,000 रुपीज हो जाएगा। उसके बाद मेरे को क्या करना है, जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड और एलयूटी। अब गुड्स के रिलेटेड एक ही इंफॉर्मेशन है, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी, तो मेरा जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड और एलयूटी कितना हो जाएगा 6 लाख रुपए हो जाएगा। अब सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज का यहां पे डिटेल क्या दे रखा है सर, एक्सपोर्ट सर्विसेज दे रखा है अंडर बॉन्ड और एलयूटी।
लेकिन सर क्या मुझे इससे कोई मतलब है? नहीं सर, क्योंकि मुझे पेमेंट्स का डिटेल दे रखा है तो मुझे पेमेंट्स के तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पेमेंट मुझे रिसीव हुआ है सर टुवर्ड जीरो रेटेड सप्लाई, कितना? 48 लाख रुपीस, जिसमें से 12 लाख रुपए जो हैं वो ऐसी सर्विसेज के रिलेटेड हैं जो अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाई गई हैं। तो सर ये 12 लाख रुपए लेस करना पड़ेगा। अब 14 लाख रुपए का एडवांस मुझे पहले रिसीव हो गया था और उसके रिलेटेड सर्विस मैंने अब प्रोवाइड कराई है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो सर 48 लाख में से 12 लाख लेस कर दूंगा और 14 लाख ऐड कर दूंगा, मेरा 50 लाख रुपए का टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई और सर्विस हो जाएगा। तो नेट आईटीसी मिल गया, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मिल गया, सर्विसेज मिल गया। अब हमें चाहिए सर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स लेना है 6 लाख रुपए, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज लेना है 50 लाख रुपए एज कैलकुलेटेड। अब हमें और क्या ऐड करना है देखना, यहां पे आपको टर्नओवर दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब इस टर्नओवर के अंदर सर्विसेज के रिलेटेड कोई डेटा इंक्लूडेड नहीं है, तो सर्विसेज तो हमें अलग से ही ऐड करनी पड़ेंगी। तो नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस जो है, नॉन जीरो रेटेड डोमेस्टिक वाली, उसे भी ऐड कर देंगे सर, 10 लाख रुपए भी यहां पे ऐड कर देंगे। अब जो बाकी का टर्नओवर दिया हुआ है यहां पे 64 लाख का, उसके अंदर गुड्स की सारी डिटेल दी हुई है, तो ये 6 लाख का गुड्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है सर, चाहे वो एक्सपोर्ट हुआ हो। तो हमें ये 6 लाख रुपए क्योंकि ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। उसमें से जो 8 लाख रुपए हैं वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई को भी हम टर्नओवर में कंसिडर नहीं करते, उसको भी लेस कर देंगे। फिर जो 2 लाख रुपए का इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई भी हमारा टर्नओवर नहीं होता, वो भी हम लेस कर देंगे। तो इन सबको अगर लेस कर दिया जाए तो 64 लाख माइनस 6 लाख माइनस 8 लाख माइनस 2 लाख, ये आपका हो जाएगा सर 48 लाख। तो इसको यहां पे ऐड कर देंगे। अगर इन सबको ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1 करोड़ 14 लाख रुपीस, ये आपका हो गया टोटल टर्नओवर। तो इस बेसिस पे जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपका रिफंड आ जाएगा। चलिए उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये आपका इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई के रिलेटेड, ठीक है। यहां पे आपने सप्लाई किया है, हरियाणा में एक सप्लायर है वो सप्लाई कर रहा है, डिटेल्स दी गई है। यहाँ पे क्या डिटेल दी गई है सर, ए बी सी 3 प्रोडक्ट सप्लाई करता है, उनका टर्नओवर दिया है, आउटवर्ड जीएसटी की रेट दी है और इनवर्ड की दी है। तो अगर आप देखोगे तो सी प्रोडक्ट पे देखोगे आउटवर्ड भी 18 है, इनवर्ड भी 18 है, तो क्या ये इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई होगा? नहीं होगा सर। अगर बी का देखा जाए तो 5% की आउटवर्ड है, इनवर्ड 18 की है, आउटवर्ड सप्लाई पे जो रेट है वो कम है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई हो जाएगा। ए की बात करें तो सेम केस है सर, आउटवर्ड पे कम है, इनपुट पे ज्यादा है, तो ये भी इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई हो जाएगा। क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी दैट सुपर इंजीनियरिंग वर्क इज एलिजिबल टू क्लेम, बताना है आपको। लेकिन यहां पे बोला जो प्रोडक्ट बी है ना वो नोटिफाई किया गया एज ए प्रोडक्ट जिसके ऊपर नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी विल बी प्रोवाइडेड। तो इसका मतलब जो ये प्रोडक्ट बी है ना इसके ऊपर भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तो बचा कौन सा, सिर्फ प्रोडक्ट ए जिसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले नेट आईटीसी, नेट आईटीसी में जितने भी आपके इनपुट्स हैं उसके ऊपर कितना टैक्स पे किया वो कंसिडर कर लोगे। तो यहाँ पे 54,000 ये दोनों कंसिडर कर लोगे, टोटल आईटीसी हो जाएगा 1,08,000, ठीक है। तो नेट आईटीसी आपका आ जाएगा 1,08,000। उसके बाद आपको क्या चाहिए, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई जिसके ऊपर आपको रिफंड मिलेगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट ए पे मिलेगा, तो वो टर्नओवर कितना है, 5 लाख रुपए। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की बात करें तो सब कैलकुलेट कर लेंगे, तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 9,50,000। तो 5 लाख रुपए का इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई और टोटल हो जाएगा आपका 9,50,000 रुपीज, ठीक है। अब इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई पे आपको कितना टैक्स पे करना है, इस 5 लाख रुपए पे 5% की रेट से कितना हो जाएगा, 25,000। अब आईटीसी ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज ये आपका हो जाएगा सर, तीनों सर्विसेज को भी कंसिडर कर लेंगे तो 1,18,000। जब फॉर्मूले में रखेंगे 5 लाख इंटू 1,08,000, सॉरी 5 लाख इंटू यहाँ पे 5 लाख रुपए होगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 9,50,000 माइनस 25,000 इंटू 1,08,000 डिवाइड बाय 1,18,000, ये 33,961 का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1,08,000 जो नेट आईटीसी है उसको 5 लाख से इंटू किया गया डिवाइड बाय 9,50,000, ये आपका आईटीसी हो गया जो कि किसके रिलेटेड है, आपका इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई के रिलेटेड है। उसमें से लेस किया जो आपका टैक्स पेबल बनता था वो भी सिर्फ इनपुट्स के रिलेटेड, वो लेस किया तो आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सर।
क्वेश्चन नंबर 10, कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सप्लाइज वेरियस गुड्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो डोमेस्टिक में भी सप्लाई करता है, इंटरनेशनल में भी सप्लाई करता है। तो यहां पे बताया है, यहां पे उसने बताया कि एक्सपोर्ट जो करता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करता है अंडर बॉन्ड एलयूटी। पहले एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए किया टू यूके फॉर $10,000। असेसेबल वैल्यू जो इंडिया में है वो 7 लाख रुपए है। इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगती है? एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो भैया क्या इसके ऊपर आपको रिफंड मिलेगा? तो इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रही है? एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है। डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी, तो इसको डोमेस्टिकली सप्लाई करता है। टैक्स रेट कितना है? 5%। और इसके लिए जो इनपुट यूज किए जाते हैं उसके ऊपर टैक्स रेट है 18%। तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई हो गया, तो इसके ऊपर रिफंड मिल सकता है। यहां पे बोला नोट नोटिफाइड एज अ प्रोडक्ट, जिसके लिए अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड ना मिले, मतलब इसके ऊपर आईटीसी का रिफंड मिल सकता है। तो भैया इस इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई पे क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स किया है टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, और इसके ऊपर सामने वाले रेसिपेंट ने क्या ले लिया? आईटीसी ले लिया। सर डीम्ड एक्सपोर्ट है और सामने वाले रेसिपेंट ने आईटीसी ले लिया, तो क्या सप्लायर को रिफंड मिलेगा? नो रिफंड सर। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज किया आपने गुड्स का, एग्जेम्प्ट गुड्स का आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो सर उसके ऊपर आपको जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है, तो इसके ऊपर आपको रिफंड मिल सकता है। तो यहां पे आपको 2 रिफंड मिलेंगे, एक तो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई वाला और एक एक्सपोर्ट वाला। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। इनपुट सर्विसेज पे क्या जो आईटीसी है वो आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप एक्सपोर्ट के लिए कैलकुलेट करो, 4th पॉइंट के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे सर? इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों को लेना है, आईटीसी हो जाएगा, तो 5 लाख रुपए का आईटीसी हो जाएगा। इनटू आपने कितना एक्सपोर्ट किया? 6 लाख रुपए का। अगर इंडिया में सप्लाई करते तो 5 लाख का होता, उसका 1.5 टाइम्स 7,50,000 और 6 लाख, विचएवर इज लोअर 6 लाख, तो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा 6 लाख रुपीज। तो दूसरा जो एक्सपोर्ट किया उसके ऊपर तो आपको रिफंड मिलने नहीं वाला, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है। टोटल टर्नओवर देखा जाए तो 7 लाख, 10 लाख, 5 लाख और 6 लाख, इन सबको मिला दिया जाएगा, ये आपका हो जाएगा 28 लाख रुपीस। तो ये आपका रिफंड आ जाएगा, ये आपका रिफंड आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे 5 लाख रुपए इंटू 6 लाख डिवाइड बाई 28 लाख, 1,07,143 का रिफंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले वाले पे आपको मिलेगा नहीं क्योंकि उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है। थर्ड वाले पे क्योंकि डीम्ड एक्सपोर्ट है, रेसिपेंट ने ले लिया तो भी नहीं मिलेगा। फोर्थ वाले पे आपने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई का रिफंड मिलेगा। इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई के केस में सिर्फ आईटीसी कौन सा होगा? गुड्स वाला, तो 3,50,000 इंटू इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई कितनी है सर? 10 लाख रुपए की। टोटल कितना है? 28 लाख। तो 3,50,000 इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाय 28 लाख। उसमें से लेस क्या करना है सर? जो 10 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए पे 5%, 50,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, इंटू आईटीसी 3,50,000 डिवाइडेड बाय आईटीसी और इनपुट सर्विसेज 5 लाख। तो 50,000 इंटू 3,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख, ये आपका 90,000 रुपीज का रिफंड आ जाएगा। तो सेकंड केस के लिए आपका 90,000 का रिफंड आ जाएगा। टोटल देखा जाए तो इतना रिफंड आपका बन जाएगा। ये आपका रिफंड इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है सर। बेसिक फॉर्मूला लगाना है और रिफंड आपको कैलकुलेट करना है। यहां तक हमने बात करी और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था चैप्टर का। अब बात करें सर और छोटे मोटे केसेस हैं जहां पे रिफंड मिलता है। अगर मान लीजिए कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, जब ये रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना, तब ये क्या करते हैं? एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करवा देते हैं। जब बाद में ये बिजनेस करेंगे, हो सकता है उस टाइम उतना उनका लायबिलिटी ना बने। मान लीजिए उन्होंने एस्टिमेट बेसिस पे 2 लाख रुपए जमा करवा दिए, लेकिन लायबिलिटी इन्होंने टोटल ही इनकर किया 1,50,000, तो सर बचा हुआ 50,000 का क्या? वो गवर्नमेंट रिफंड दे देगी, जो बैलेंस बच जाएगा इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आफ्टर मेकिंग पेमेंट। तो वो जो बचा हुआ उसका रिफंड मिल जाएगा। जब ये अपनी लास्ट रिटर्न फाइल कर देंगे ना, उसके बाद जो इनका बचा हुआ जो रिफंड है वो इनको दे दिया जाएगा। ठीक है सर, सिंपल। उसके बाद यूएन बॉडीज, एम्बेसीज, कैंटीन, स्टोर डिपार्टमेंट। देखो क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में यूएस की एम्बेसी चलती है, वैसे ही हमारी यूएस के अंदर एम्बेसी चलती है। ये सब क्या होते हैं सर? ये होते हैं कि भैया इंडिया और अमेरिका के अंदर जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो बने रहे। हमारे लोग वहां पे काम करते हैं यूएस में, यूएस वाले इंडिया में होते हैं, तो हम लोगों को हेल्प चाहिए हो सकती है। तो सर ऐसे केस में एक एक ऑफिस होता है, यूएस वालों का इंडिया में, इंडिया वालों का यूएस में। तो ये हमारा ऑफिस है जिसे बोलते हैं एम्बेसीज या काउंसलिंग ऑफिसर बोलते हैं, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन बोल सकते हो, काउंसलर ऑफिसर बोल सकते हो। अब ये जो ऑफिस चलते हैं वहां पे, अब इंडिया में जो यूएस का ऑफिस चल रहा है वहां पे यूएस के लोग काम कर रहे हैं,
यूएस में जो हमारा इंडिया का ऑफिस चल रहा है वहां पे इंडिया के लोग काम कर रहे हैं। तो जब हमारे लोग यूएस में काम करते हैं तो हमसे जो यूएस वाला है ना वहां का टैक्स नहीं लेता, और जब यूएस वाले यहाँ पे काम करते हैं एम्बेसी में तो हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे। उसी प्रकार जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के भी कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ हो गया, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इनसे भी हम क्या करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। उसके बाद कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, सर जो आर्मी वाले होते हैं उनको कई बार सस्ता सामान मिलता है ना सर, वो जब अपने कैंटीन से खरीदते हैं, आपने सुना होगा, तो क्यों मिलता है, क्योंकि जो कैंटीन सामान खरीद के आर्मी वालों को देगा उस पर उनको क्या मिल जाता है, टैक्स का रिफंड मिल जाता है, तो वो सामान सस्ता हो जाता है। तो ऐसे लोगों से हमें टैक्स नहीं लेना, तो क्या करेंगे सर, इन्होंने जब खरीदा होगा सामान तब तो टैक्स पे कर दिया होगा, तो इनको क्या दे दिया जाएगा, जो भी इन्होंने टैक्स पे किया है वो इनको रिफंड दे दिया जाएगा, रिफंड दे दिया जाएगा। तो इनको रिफंड देने के लिए इनको यूआईएन नंबर भी दिया जाता है। जब रजिस्ट्रेशन पढ़ा था तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके बेसिस पे रिफंड लेते हैं। ठीक है, कब तक अप्लाई करना होता है सर, जिस क्वार्टर में इन्होंने वो सप्लाई ली है उस क्वार्टर के खत्म होने के बाद से 2 साल के अंदर वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसकी कंडीशन है कि जो सामान खरीदा हुआ होना चाहिए वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा हुआ होना चाहिए सर, तभी तो टैक्स पे किया होगा, और सामने वाले रजिस्टर्ड पर्सन ने इनको टैक्स इनवॉइस दिया होना चाहिए। दूसरी बात, टैक्स इनवॉइस के ऊपर इनका यूआईएन नंबर या जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए ताकि पता लग सके कि भैया सामान इन्होंने ही खरीदा है। तो ये कंडीशन अगर पूरी हो जाएगी तो इनको रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद सर, अगर किसी ट्रांजैक्शन को आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई मान के सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया लेकिन वास्तव में वो इंटर स्टेट सप्लाई था, आईजीएसटी पे करना था, या किसी ट्रांजैक्शन को आपने इंटर स्टेट सप्लाई मान के आपने आईजीएसटी पे कर दिया लेकिन वास्तव में सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना था, तो सर जो आपने गलत टैक्स पे किया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा, जब आप जो करेक्ट टैक्स पे करना था अगर वो पे कर दोगे। तो जब आप वो करेक्ट हेड में टैक्स पे कर दोगे उसके बाद आपको 2 साल का टाइम मिलेगा। रिफंड कैन बी क्लेम्ड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन करेक्ट हेड। उसके बाद आपको जो ओल्ड में आपने पे किया था वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन रॉन्ग हेड। सर क्या इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हमने आईजीएसटी पे नहीं किया था जब पे करना था, तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नो इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल। सिंपल। अब देखो, अब हम बात करेंगे प्रोसीजर पार्ट की, कैसे आपको अप्लाई करना होता है रिफंड के लिए। तो रिफंड के लिए देखो आपको एप्लीकेशन लगानी होती है RFD 01 में, जैसा हमने पढ़ा था RFD 01 में आप अप्लाई करोगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस का रिफंड मांगा है तो सर ऐसे केस में, क्योंकि वो आपका पूर्णतः आपका अधिकार है, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा है, गवर्नमेंट आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी, डायरेक्टली आपको रिफंड एक्नॉलेजमेंट इशू कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली पोर्टल के ऊपर, और फिर आपको रिफंड दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरी चीज का रिफंड मांगते हो, मान लीजिए एक्सपोर्ट के केस में या किसी भी केस में आप रिफंड मांगते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस को छोड़ के, तो ऐसे केस में आपकी एप्लीकेशन जाएगी किसी प्रॉपर ऑफिसर के पास, किसी ऑफिसर के पास, और वो ऑफिसर चेक करेगा कि क्या आपने जो एप्लीकेशन लगाई है वो कंप्लीट है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट देने थे क्या आपने पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए। 15 दिन के अंदर वो वेरीफाई करेगा, और अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई तो वो आपको डेफिशिएंसी मेमो इशू करेगा, बोलेगा कि भैया आपकी एप्लीकेशन में ये कमी है, तो अब आप नई एप्लीकेशन फाइल करो, फ्रेश फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। अगर वो एप्लीकेशन उसे कंप्लीट लगती है कि सारा इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया है, तो आपको रिफंड एक्नॉलेजमेंट इशू कर दिया जाएगा कि भैया हम इस एप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन से 60 दिन के अंदर अंदर आपको रिफंड जो है वो सैंक्शन कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। अगर आपको 60 दिन के अंदर रिफंड नहीं मिलता तो 61st डे से आपको क्या देगी गवर्नमेंट? इंटरेस्ट देगी, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सर अब जो एक्सपोर्ट करते हैं, एसईजेड यूनिट डेवलपर को सप्लाई करते हैं, तो इनको गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? प्रमोट करना चाहती है। किनको? जीरो रेटेड सप्लाई वालों को प्रमोट करना चाहती है। तो इनको बोला कि अगर इनको हम रिफंड 60 दिन के बाद देंगे तो 60 दिन तक इनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, पैसा रिफंड में ब्लॉक रहेगा। तो हम इनको क्या करेंगे, इन्होंने जितने रिफंड के लिए अप्लाई किया है उसका 90% जो रिफंड है
वो हम 7 दिन के अंदर दे देंगे जैसे एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाएगा। जैसे ही ऑफिसर देख लेगा कि इनकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर इन्हें क्या दे दिया जाएगा, जितना रिफंड इन्होंने मांगा था, मान लीजिए 1 करोड़ मांगा था तो उसका 90% 90 लाख रुपए इनको दे दिया जाएगा। अब उसके बाद जो बचा हुआ 10% है उसका क्या सर, वो 60 दिन के अंदर आपको दे दिया जाएगा, पूरा सारा वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद कि आपका रिफंड वगैरह की एप्लीकेशन सब सही है तो आपको दे दिया जाएगा। अब ये क्या है, प्रोविजनल रिफंड। कल को अगर मान लीजिए कोई गलती निकलती है तो फिर आपसे वापस भी ले लिया जाएगा। तो बेस्ड ऑन रिस्क इवैल्यूएशन सिस्टम, जहां पे इनको रिस्क कम लगता है वहां पे 90% रिफंड आपको दे दिया जाएगा। अब प्रोविजनल रिफंड आपको 2 केसेस में नहीं दिया जाएगा। पहली बात, अगर जिस व्यक्ति ने रिफंड क्लेम किया है, अगर उसके ऊपर पिछले 5 सालों में अगर 2.5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट का क्या चल रहा है, कोई टैक्स केस चल रहा है, तो इसका मतलब सर वो तो पहले से ही चोर है। अगर उसको हमने रिफंड जल्दी दे दिया तो वो तो लेकर के फरार हो जाएगा। तो ऐसे केस में उसको डायरेक्टली रिफंड नहीं दिया जाता क्योंकि उस आदमी के ऊपर भरोसा नहीं है। पिछले 5 सालों में उसके ऊपर 2.5 करोड़ से ज्यादा का केस चल रहा है। या फिर जो व्यक्ति आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाएगा और या फिर वो नोटिफाइड गुड्स में अगर इन्वॉल्व होगा तो उसको भी हम यहां पे रिफंड नहीं देंगे 7 दिन के अंदर। ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, नोटिफाइड गुड्स में आप इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, तो ऐसे केस में फिर आपको दे दिया जाएगा। अब जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर आपको मान लीजिए 60 दिन के अंदर रिफंड नहीं दिया जाता है, 60 दिन तो बेसिक टाइम लिमिट है, अगर 60 दिन के अंदर रिफंड नहीं दिया तो 61 फर्स्ट डे से आपको रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा जब तक आपको रिफंड नहीं दे दिया जाता। कितनी रेट से मिलेगा सर, अगर रिफंड आपको दिया गया है ड्यू टू ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और कोर्ट, किसी अथॉरिटी ऑर्डर, ट्रिब्यूनल का, कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी वजह से आपको रिफंड अगर दिया जा रहा है तो भैया रिफंड आपको ज्यादा मिलेगा। कितना, 9% पर एनम की रेट से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आपको और अदरवाइज और रिफंड दिया जा रहा है, आपने खुद ने अप्लाई किया था उस वजह से रिफंड मिल रहा है, तो फिर सिर्फ 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब जब कोर्ट ने फोर्स करके आपको रिफंड दिलवाया है तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा मिलेगा, वरना कम रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अनजस्ट एनरिचमेंट, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में करी। नॉर्मली जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी टैक्स है वो सामने वाले व्यक्ति से कलेक्ट कर लो। तो जो सप्लायर है वो बर्डन ऑफ ड्यूटी किसके ऊपर फेंक देता है, सामने वाले कंज्यूमर के ऊपर डाल देता है, तो उसका बर्डन किसको बोन करना पड़ता है, कंज्यूमर को। तो ऐसे केस में सप्लायर ने जितना भी अपना बर्डन होगा टैक्स का वो बायर के ऊपर डाल दिया होगा। तो ऐसे केस में अगर सप्लायर को रिफंड दिया गया तो भैया खर्चा तो किसका हो गया, कंज्यूमर का, रिफंड कौन ले गया, सप्लायर का, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। बेनिफिटेड ऑन द बायर्स कॉस्ट, ये क्या होगा, अनजस्ट एनरिचमेंट होगा। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए रिफंड मांगा भी जाता है सप्लायर के द्वारा, अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाता कि यहां पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं था तो रिफंड तो दिया जाएगा, लेकिन रिफंड कहां पे जाएगा, एक वेलफेयर फंड बना दिया गया, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो उस कंज्यूमर वेलफेयर फंड में रिफंड क्रेडिट कर दिया जाएगा जब तक कि रिफंड मांगने वाला ये प्रूव नहीं कर देता कि रिफंड उसी का बनता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन बताए थे जहां पे आपको प्रूव नहीं करना पड़ता, जैसे एक्सपोर्ट हो गया, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड हो गया, एडवांस रिसीव के ऊपर टैक्स हो गया, रॉन्ग टाइप ऑफ टैक्स कलेक्टेड, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस। तो इन केसेस में आपको प्रूव नहीं करना पड़ता, इनको बोलते हैं एक्सेप्शन टू अनजस्ट एनरिचमेंट। इसमें डायरेक्टली आपको रिफंड दे दिया जाता है एप्लीकेंट को। उसके बाद सर एक बहुत ही स्पेशल सिनारियो समझना। सर नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो होता है ना, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में एक कंडीशन होती है कि आपको पेमेंट रिसीव हो जाना चाहिए फॉरेन करेंसी के अंदर, तभी आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा और रिफंड दिया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स को आउट ऑफ इंडिया भेजना। अब पेमेंट की तो कोई बात कर ही नहीं गई है, तो इसका मतलब सर अगर फॉरेन करेंसी में पेमेंट नहीं भी मिलेगा उन गुड्स के ऊपर तो भी क्या उसके ऊपर रिफंड दे दिया जाएगा। तो सर एक बार के लिए तो दे दिया जाएगा क्योंकि आपने एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन यहां पे बोला अल्टीमेटली हम रिफंड क्यों दे रहे हैं, हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि उससे हमें फॉरेन करेंसी आएगा। तो अगर किसी एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी ही नहीं आ रहा तो फिर रिफंड देने का क्या फायदा हुआ। तो यहां पे बोला इफ अ पर्सन हैज रिसीव्ड रिफंड एज अबव ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि सर्विसेज में तो रिफंड मिलेगा ही तब जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा, और उसने पैसा रियलाइज नहीं किया
विद इन पीरियड अलाउड अंडर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो टाइम लिमिट है उसके अंदर अगर पैसा रिसीव नहीं किया, या फिर पीरियड एक्सटेंडेड बाय आरबीआई, उस पीरियड में अगर पैसा रिसीव नहीं किया तो उसे क्या करना पड़ेगा, जितना भी रिफंड मिला है उसे 30 दिन के अंदर अंदर, जब उसका ये पीरियड खत्म हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो जो रिफंड मिला है वो वापस डिपॉजिट करवाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, जितना पैसा आपने रियलाइज नहीं किया। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट दिखाया, 1 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट दिखाया और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दिखाया और उसके ऊपर 18 लाख रुपए का रिफंड ले लिया। अब मान लीजिए आपने पूरा 1 करोड़ रिसीव नहीं किया तो पूरा 18 लाख रुपए वापस करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इसमें से आपने बोला 75 लाख रुपए क्या हो गया, रिसीव हो गया, तो सर 75 लाख रुपए पे जो आपका रिफंड है वो आपको वापस नहीं करना, 25 लाख रुपए पे जो आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो भैया 18 लाख रुपए आपने पूरा पे किया था 100 के लिए, तो 25 के लिए कितना होगा, 4,50,000 रुपए। तो 25 लाख रुपए के रिलेटेड आपका जो जीएसटी है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, वापस कर दोगे। लेकिन सर मान लीजिए आरबीआई ही आपको मना कर देता है कि पैसा रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, पैसा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में फिर आपको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आरबीआई मना कर रहा है पैसा कलेक्ट करने के लिए तो फिर आपको रिफंड वापस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने रिफंड लिया, उसके बाद आपने फेमा टाइम फ्रेम में पैसा रिकवर नहीं किया, फिर आपने पैसा वापस कर दिया, जो भी आपने रिफंड लिया था डिपार्टमेंट को वापस कर दिया, लेकिन बाद में आपने उन एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को रियलाइज कर लिया जितना टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया था आरबीआई के द्वारा उसके अंदर, तो ऐसे केस में जब आपने रियलाइज किया उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको प्रूव करना है कि भैया आपने पैसा रिकवर कर लिया है, तो वापस से वो जो रिफंड आपसे रिकवर किया गया था वो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। यहां पे आपका रिफंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलिए अब अपन बात करते हैं यहां पे अदर क्वेश्चंस की, इसी टॉपिक के रिलेटेड बात करेंगे। अगोरा लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्टेन गुड्स टू इट्स कस्टमर लोकेटेड इन जर्मनी अगेंस्ट विच रिफंड ऑफ आईजीएसटी अमाउंट टू 50 लाख वाज क्लेम्ड। Received by Agora Limited, sale proceeds covering 50% of the value exports were immediately received। तो 50% पैसा तो रिसीव हो गया, लेकिन बाकी का पैसा परमिशेबल टाइम लिमिट में नहीं आया, तो आपको आंसर देना है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिफंड इफ एनी विच अगोरा लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट बैक, कितना उसे वापस करना पड़ेगा। ऑल्सो डिस्कस द टाइम लिमिट विच इज परमिशेबल अंडर लॉ विद इन विच द सेल प्रोसीड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स शुड हैव बीन रियलाइज्ड। तो भैया जो आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो आपको रियलाइज करने थे फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के टाइम फ्रेम के अंतर्गत, और अगर नहीं किए तो 30 दिन के अंदर आपको वापस करना पड़ता है। तो 50 लाख रुपए का आपने टोटल रिफंड लिया था, 50% आपको रिकवरी नहीं हुई तो 50% आपको वापस करना पड़ेगा, 25 लाख रुपए आपको रिफंड जो है वापस करना पड़ेगा, ठीक है, 25 लाख रुपए along with interest. Will your answer to subpart A differ if the RBI writes of the requirement of realization of sale proceeds on merit? अगर आरबीआई उसका राइट ऑफ कर दे कि भैया पैसा रिकवर करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में फिर आपको रिकवर नहीं करना है, आपको पैसा वापस नहीं देना, रिफंड वापस नहीं देना अगर वो राइट ऑफ कर देते हैं। Whether Agora Limited can claim the refund back in case sale proceeds are realized at later date? Yes, वो रिकवर कर सकता है। सेल प्रोसीड्स आर रियलाइज्ड तो 3 महीने के अंदर उसे प्रूव करना है, अगर वो प्रूव कर देता है तो वो जो पैसा है उसे वापस मिल जाएगा। प्रोसीड शुड हैव बीन रियलाइज्ड विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज एक्सटेंडेड बाय द आरबीआई। तो यहाँ पे आपको रिकवर कर लेना है। बाकी ये आपके क्वेश्चंस थे, बाकी वही थ्योरी क्वेश्चन है जो आपको लिखवाया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका रिफंड अंडर जीएसटी चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट, किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो आप मुझे पूछ सकते हो, मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप बिंदास आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक है तो वो भी मुझसे प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो तो वो भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।